नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार। प्रणाम। मैं डॉक्टर हरिओम, बिलासपुर रामपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा नंबर है 9927753780। आज की संगोष्ठी का प्रारंभ चरक वंदना से करते हैं। यदा मतस्य अवतरे अर्णावेदिता तदा शेषराय तत्र बुभेदा शागम अवात्मा यतश्रेयवायातो याताकीन चिन्तिता तस्मान् चरिकानामान्यासो दयात्रेषु चित्तमण्डले चरिकाचार्यो यथा से ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे सहस्त्रवदन 500 रुपए हो जाएंगे। मैं तुम्हें कैश दे गुरुजाकृता तांजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनुवाक्याय कुषाणाम् अहित्रेयपते नमः। अहित्रेयपते नमः। अहित्रेयपते नमः। उस रोग की चिकित्सा में हमने जो सबसे पहले एक ज्वलंत डिजीज का वर्णन करा है तो उसको हम लगातार देखते चले जा रहे हैं। एकल कुष्ठ के अंतर्गत आने वाली जो हमारी डिजीज है, एक कुष्ठ के अंतर्गत जो उसको हम रिलेट तो कर सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि हमारे आयुर्वेद से ये बिल्कुल एकदम सामने बैठता है। लेकिन कुछ लक्षण उसके ऐसे मिलते हैं जो आयुर्वेद में भी उसका जिक्र है। ये कई प्रकार की होती है। अब हम लोग क्यों ना इसके ग्रुप बना दें और ग्रुप बना के फिर हम देख लेते हैं कि किस टाइप के ग्रुप के पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो उनके जो हमने ग्रुप बनाए हैं उस ग्रुप में जो है मुख्य रूप से हमने 3 तरह के जो ग्रुप बनाए हैं, वो उन 3 तरह के ग्रुपों की जो चिकित्सा है और जिसमें दोष है उसकी अलग अलग चिकित्सा डिफरेंट कैसे हो जाती है। क्योंकि सभी को मालूम है कि अलग अलग तरह से जो है वो पेशेंट आते हैं। तो हम लोगों की कहीं डायग्नोसिस भी गड़बड़ हो जाती है कि इसमें डायग्नोसिस क्या बननी चाहिए, सोराइसिस है या नहीं है, तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ता है। तो इस तरह से अगर ग्रुप बना के उसकी ट्रीटमेंट की या उसकी संप्राप्ति को बना के अगर हम देखेंगे, हालांकि ग्रुप का मतलब ये नहीं कि आपके पास एकदम 4 मरीज हो तभी आप उसका ग्रुप बनाएं। आप अपनी नॉलेज है उसको अपने पेपर पे लिख के अपना एक अलग से जिस तरह से हम लोग करते हैं, हमने किया है कि आप मान लो एक महीने में एक पेशेंट आ गया, उसको हमने पूरा लिखा कि इसको ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है और उसको डिसाइड करके हमने 200 से दोनों को देख लिया और फिर उसकी चिकित्सा की, मरीज को रिलीफ मिल गया और उसी समय जो है वो 15-20 दिन के बाद एक दूसरा मरीज आ गया और तो फिर हमने ग्रुप बी में डाल दिया। ऐसे ही ग्रुप सी वाला भी मरीज डाल दिया। तो हम तीनों को डालते चले गए और उसको देखते चले गए। तो आप भी ग्रुप के हिसाब से वो करें और ग्रुप के हिसाब से फिर ये भी सेट करना है कि किसका हमको पंचकर्म शुरू में ही करना होता है और किसका पंचकर्म हमको बाद में करना होता है।
ये दो चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी होती हैं कि पंचकर्म की जो प्रोसेस है वो हमको शुरू में करनी है इसकी, या फिर इसको थोड़ी सी सवन औषधियाँ देने के बाद दूसरे पेशेंट को तब हमको इसको करनी है। तो हम पहले तो ये देख लें कि पंचकर्म स्टार्ट करना कहाँ है और पंचकर्म स्टार्ट ना करना कहाँ है। अर्थात पहले हम किस ग्रुप के मरीज को जो है वो पंचकर्म देंगे और किस ग्रुप के मरीज को सवन चिकित्सा देंगे। ग्रुप ए, अभी सब लोग थोड़ा सा जुड़ जाए तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि बाद में सबका रह जाएगा मुझे लगता है। सर आवाज थोड़ी ना हल्की आ रही है, तो सर थोड़ा सा देख लीजिएगा। अच्छा, अब ठीक हुई? बेटर है सर, आवाज थोड़ा सा ठीक है better। सर, गुरुजी आवाज ठीक है आपकी, कहीं और से दिक्कत हो गई है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी तरफ से ठीक आ रही है। डॉक्टर साहब को एक बार अपना ऑफ करके ऑन कर लें, या सर उनके वैसे सर वॉल्यूम नेटवर्क थोड़ा चेक कर कम, लें। मुझे थोड़ा वॉल्यूम कम लग रहा था, ब्रेक नहीं हो हाँ रही, हाँ थोड़ा जी वॉल्यूम जी कम जी लग रहा था जी। जी जी, वैसे जब ठीक आप आ रही है थोड़ा मैम। 100%। सर जब आप थोड़ा दूर से बोलते हैं तब आवाज कम हो जाती है, और जब आप पास से बोलते हैं तब आवाज अच्छी आती है। अच्छा अच्छा, चलो ध्यान रखना। और पूजा आंकड़ा का हैंड रेज कर गया है। जो भी जिसका कोई प्रश्न हो बीच में इससे संबंधित या किसी का केस हो तो वो पहले अपने केसों का हैंड रेज कर लें, ताकि मुझे ध्यान रहेगा कि ये केस जो है वो लेने हैं। और दूसरी चीज, जिसका कोई प्रश्न होगा तो वो प्रश्न जो है फिर बाद में, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसरिंग होती है वो तो इसके होने के बाद ही होगी, वो अलग बात है। लेकिन जिसके केस है वो अपना हैंड रेज करते हैं, मैं एक एक करके उसको क्लियर करूँ। हाँ केस है सर, ठीक है ठीक है। एक केस किसी ने डाला था, किसका है? अरुण जी को बताया वो केस किसका था जो डाला है? मैं भूल गया, लेकिन अरुण ने इलाज दिलाया था कि ये केस है। हाँ जी पैंक्रेटाइटिस का सर मेरा केस था शायद। पैंक्रेटाइटिस का, हाँ। एक मरीज आज ही मुजफ्फरनगर से मेरे पास आया है पैंक्रेटाइटिस का, करूंगा उसका बहुत बढ़िया तरह से विस्तार से बताऊंगा आपको। जी सर, जी सर। तो पहला हम ग्रुप देख लेते हैं उसमें, कि पहले ग्रुप में हमारे पास कैसा मरीज आया, तो उसमें हमको ये देखने को मिला। तब वहां से हम दोष और दूस की संप्राप्ति को निकालें और कैसे निकालें, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कर देता है। क्योंकि हमको सब तरह से एक 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 वो कहते हैं ना कि एक भाषा है कि सब शेर एक जैसे नहीं होते हैं। वो किसी किसी का शेर जो है, क्योंकि एक शेर में बहुत ज्यादा रुई रुई होती है ना, तो रुई को तो शेर के हिसाब से तोलेंगे तो उसमें गट्ठर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और उसी पे अगर लोहा रख दें तो लोहा फिर थोड़ा सा ही हो जाएगा, इतना सा वो शेर के बराबर हो जाएगा। शेर का मतलब जो है वो लगभग एक धड़ी और एक शेर, तो शेर का लगभग वो 5.5-6 किलो होता है। और 5.5-6 किलो रुई हम अगर तोलेंगे उसके लिए तो वो बहुत हो जाएगी, और हमने लोहा कहीं रख दिया तो वो अनाज है तो थोड़ा सा कम होगा। तो इस तरह से मतलब वही कहावत है कि सब शेर एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम ग्रुप ए में ले लें। अब ग्रुप ए में हमारे लिए जो पेशेंट मिलेंगे वो हमको क्या देखने को मिल रहा है? नंबर 1, पेशेंट हमारे पास उपस्थित हुआ और उसने शिकायत की इचिंग हो रही है, कंडू हो रहा है, उसने बताया कंडू हो रहा है। ये तो हम पूछ के ही पता कर सकते हैं, लेकिन हमको दिखेगा नहीं। लेकिन दिखेगा क्या? हमको दिखेगा जब हम उस पर थोड़ी सी निगाह डालेंगे तो रूक्षता दिखेगी, या दिखी का मतलब प्रेजेंटेशन है। त्वक स्फुटन का मतलब जो त्वचा है वो फट रही है। और इसी को आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि त्वचा जहां से फटी वहां पर स्केल निकला, तो स्केलिंग, स्केल का मतलब मछली जैसा वो निकला। हाथ से छू के देखा तो खरता महसूस हुई। यानी कि हम इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, खरता का मतलब जो स्पर्शता है, हमने जो इसको स्पर्श किया। हाँ श्रुति जी, टाइप ऑफ जो हमारे पेशेंट अगर हमारे पास आया है सुरेश का, तो उसकी टाइप क्या है? तो उसको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ए बी सी, और उसके पहले देखा कि इसको क्या क्या देखने को मिल रहा है, और फिर उसके हिसाब से हमने ग्रुप डिसाइड कर दिए।
और इसमें मैं सबको पहले ये भी बता चुका हूँ कि ग्रुप का मतलब हम ये ना समझें कि हमारे पास एक दिन में 4 मरीज उसके आ गए तो हम ग्रुप बना लें उसका। आपके पास महीने में 1 मरीज या 2 मरीज, 1 मरीज आया फिर हमने ग्रुप ए में डाल दिया, दूसरा आ गया तो उसको अलग देखा हमने कि इसमें अलग कुछ दिख रहा है तो हमने बी में डाल दिया, और तीसरा दिखा हमारे लिए तो फिर हमने उसको जो है तीसरे में डाल दिया, और मिलता जुलता कोई चौथा आ गया कि इसमें ये भी दिख रहा है इसमें ये भी दिख रहा है तो फिर हमने चौथे ग्रुप में डाल दिया। वो हमारी एक केस स्टडी होती चली जाएगी और उससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ है। खरगुण होगा मतलब खर होगा, इस खरगुण का मतलब जो स्पर्श करेंगे, स्पर्शता जो है रफनेस होगी। रफनेस का मतलब आप जानते ही हो कि थोड़ी सी हमको लगेगी, थोड़ी सी कांटे जैसे चुभ रहे हैं, हाथ के अंदर भी लगाएंगे तो रफनेस जैसी होती है, वो देखिए। सिल्वरी वाइट स्केल, जो स्केल होंगे वो सिल्वर कलर के होंगे। यहां पर स्पष्ट है कि जब सिल्वर कलर के होंगे तब हम देखेंगे कि अब हमारे दिमाग में कुछ घूम रहा है, और वो घूम रहा है। जब स्फुटन का गुण आया देखा हमने, तो वायु का एक गुण मैंने पढ़ाया था, वो मैं सबको बता दूंगा कि ये स्किन को चीर देती, मतलब किसी भी स्थान को चीर देगी। चीरने का मतलब उसमें एक दरार पड़ेगी। अब वो कैसे, वो मैं आपको समझा देता हूँ, दरार कैसे पड़ जाती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीज में वो है। आपने अपने घर के अंदर कभी पुट्टी कराई होगी, घर बना होगा, या जिस किसी ने घर नहीं बना है वो नहीं बनाया है और वो अपने पुराने घर में पुट्टी करा रहा है, माँ बाप का जो अपना पुश्तैनी है, और उसने रिनोवेशन उसका कराया है बढ़िया तरह से, तो आपने अगर पुट्टी कराई है तो आप मान लीजिए गर्मी के अंदर पुट्टी करा रहे हैं, तो गर्मी के अंदर सब दीवारें सूखी हुई होती हैं, तो सब दीवारें सूखी होती हैं, तो जो मिस्त्री आता है वो कहता है कि पहले मैं इसको पूरा गीला करूंगा और उसके बाद गीला करने के बाद जब ये हो जाएगी तब मैं इसको पुट्टी करूंगा। लेकिन वो सलाह देता है उससे पहले कि आप अगर अभी पुट्टी करा रहे हो तो गलत करा रहे हो, अभी मत कराओ। आप इसको जब नवंबर जाए या नवंबर से पहले जो अक्टूबर आता है उसमें शुरू कराएं, बारिश ये पूरी पी जाएगी उसके बाद शुरू कराएं इसको, पुट्टी को, आपको अच्छा लगेगा और ये आपको फायदेमंद होगा। कारण क्या है, क्यों कहा उसने, उसका कारण ये था कि जब इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है, वो पानी जब उसमें डालेगा और दीवार पे जब पानी मारेगा, प्लास्टर पे जब उसमें पानी मारेगा सूख जाएगा सब। जब वो सूखेगा पानी अंदर जाके, अब आपने ऊपर से पुट्टी कर दी, और ऊपर से जब पुट्टी कर दी तो वायु फिर उस अपने उस रूप से वो धीरे धीरे करके सूखी, और बहुत जल्दी सूख जाती है। वो धीरे धीरे करके जब सूखी, और सूखने के बाद फिर क्या हुआ कि वायु अंदर ही अंदर अपने जो हमारे नए वैद्य हैं उनको समझने की कोशिश करें, वायु अंदर ही अंदर जो है वो रूक्षता को, अपने 3 गुणों को एक साथ प्राप्त हो गई। उसका रूक्ष भी हो गई और वो लघु भी हो गई, ठीक है, और उसके साथ में वो सूक्ष्म भी हो गई। रूक्षता का मतलब वो उसके अंदर इतने हल्की हो गई वो, और उसका नहीं इतनी मतलब कहना चाहिए ऐसी हो गई कि कहीं पर भी अगर स्पर्श करेगी तो वहां पर सिर्फ केवल रूक्ष गुण को ही प्रदर्शित करेगी, मतलब वहां से वो खींचने की कोशिश करेगी कि मैं पानी खींचूं। अगर स्किन पे भी आ गया तो वहां पर स्किन से पानी खींचने की कोशिश करेगी। उसके साथ में लगा हुआ है उसका लघु गुण। लघु गुण का मतलब ये होता है कि वो इतनी हल्की हो गई है कि अब आप उसको, इसमें क्या है, इसमें वायु हल्की इसलिए है, आप देख रहे हो पंखा चल रहा होगा, तो वही पंखा आप अगर मतलब कहना चाहिए किसमें चलाएं, ठंड के अंदर चलाएं, तो थोड़ा सा पंखा हिलने के बाद भी पूरा कमरा हिल जाता है, अरे बड़ी हवा चल रही है, बहुत तेज, किसने पंखा बंद कर दिया, किसने पंखा चला दिया, ये स्थिति आप खुद ही देखते होंगे। लेकिन इस समय आप फुल स्पीड में पंखा चलाओ और आपके सर पे भी वायु नहीं लगेगी। उसका कारण कि वायु इतनी लघु हो गई है, वहां पर रूक्षता को इतनी प्राप्त हो गई है, लघुता को इतनी प्राप्त हो गई है कि वो आप तक पहुंच तो रही है, लेकिन उस अपनी जो उसकी स्पर्श करने की जो गति है वो बहुत तेज हो गई है। स्पर्श जैसे ही वो आई वैसे आपको पता तक नहीं चला और आपको छू के चली गई, और आपको एहसास भी नहीं हुआ हवा चल रही है, नहीं चल रही है, हवा तो है ही नहीं, पंखा तो बहुत तेज चल रहा है। ऐसी ही स्थिति जब वो रूक्ष हो जाती है तो फिर वो सूक्ष्म हो जाती है, और जब सूक्ष्म हो गई तो सूक्ष्म का मतलब ये है कि सूक्ष्म का मतलब आयुर्वेद में ये नहीं है कि छोटे 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 छोटे, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म का मतलब वो किसी भी स्रोतस में बड़े आराम से प्रवेश कर जाएगी, उसको बगैर अवरोध के किसी भी स्रोतस में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रवेश, मतलब कहना चाहिए जो उसका गैर आशय होगा, चाहे वो किसी दूसरे के अंग में पहुंच जाए, जहां पर पित्त है
वहां पर भी घुस जाएगी वो, क्योंकि अब सूक्ष्मता को प्राप्त हो गई वो। तो ये 3 गुण जो है बड़े कहाँ, दीवार के अंदर। अब वायु वहां से निकलना चाह रही है, वायु जब वहां से निकलना चाह रही है तब वो पुट्टी को तोड़ के बाहर निकलेगी। जब वो पुट्टी को तोड़ के बाहर निकलेगी तब आपको पता चलेगी, अरे ये तो हमारे सीलन की वजह से ना, यहाँ पर ना सीलन थी, आ जाती थी सीलन, और नीचे जो है वो मतलब कहना चाहिए ये पुट्टी जो हटना शुरू हो गई यहाँ से, हमारा पैसा सब खराब हो गया, पेंट भी खराब हो गया। सलाह ये देता है पेंटर लोग, कुछ दिन के बाद पुट्टी करने के बाद छोड़ देना इसको, और उसके बाद फिर देखेंगे ये कहाँ से हट रही है, और उसके बाद फिर आप 1-1.5 साल के बाद इसमें पेंट कराएं, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उनका मकसद ही यही होता है कि मैं ये देख लूँ कि वायु कहाँ, ये कितनी इनकी दीवार के अंदर। और अक्सर जो मोटी दीवारें होती हैं, देखो यहाँ पर कंसेप्ट ही 2 तरह का। आप कहोगे यार मकान बनाने में कहाँ लग गई, हमको तो ये सुनना ही नहीं था, मकान बनाने में लगे थे। तब वहां पर आप देखेंगे कि जो मकान 2 ईंट के होते हैं, जो मकान 2 ईंट के होते हैं उनमें ये कंडीशन नहीं होती है, लेकिन जो सिंगल ईंट का मकान होता है बहुत जल्दी तपता है, और उसका अगर तपता है तो वहां पर वायु जो है वो बहुत जल्दी अपने 3 गुण को प्राप्त हो जाती है, और अंदर की जो पुट्टी होती है उसे तोड़ के बाहर निकलती है। और जब वो तोड़ के बाहर निकलती है तब आप यहाँ पर चीर पड़ना, स्केलिंग, खरगुण, स्पर्शता, रफनेस एंड सिल्वरी व्हाइट स्केल्स। सिल्वरी व्हाइट स्केल्स का मतलब ये किसी को सुखा के आई है। अब सिल्वरी व्हाइट स्केल्स होंगे किसके, तब वो होंगे कफ के। अब 2 चीजें समझ में आ गई, यहाँ तो वायु और कफ ये दोनों प्रबद्ध अवस्था में है, पित्त यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। अगर सिल्वर कलर नहीं होता और अगर कहीं उसमें येलोनेस कलर होता, कहीं ऊपर स्किन के ऊपर कोई रेडनेस दिखती, तो हमको समझ में आता कि यहाँ पर पित्त है। लेकिन यहाँ पर पित्त ठीक है, और यहाँ पित्त ठीक होने की वजह से अब मेरे जो 2 दोष निकल रहे हैं, वो 2 दोष निकल रहे हैं, वात और दूसरा निकल रहा है कफ। अब हमको चिकित्सा इतना समझ में आ गया। जी सर। यस। यहाँ पे कफ और वायु है। यहाँ कफ और वायु अपने प्रबद्ध होकर उस कफ को और सुखाने के बाद, क्योंकि उसका कलर तो वो चेंज नहीं कर सकती, केवल काला कलर आएगी, क्योंकि सरफेस एरिया पे है तो वो सफेदी कलर दिखाएगी, और सफेद कलर दिखाने के बाद फिर वहां से स्केल्स वो हट जाएंगे, और उसे मौका इतना नहीं देगी, कफ के लिए इतनी मोटी परत नहीं होती। अब यहाँ पर प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है, उसका आंसर मैं पहले दे दे रहा हूँ। अगर कहीं मोटी कफ उसमें लग गया और मोटी कफ लगने के बाद वायु उसको नहीं चीर पाई, तब वहां पर वो अपना अरुण वर्ण का कलर दिखाएगी। अब वहां पर 3 चीजें आपकी कंडीशन में आ गई हैं। आपने एकदम कफ तो लिखा, लेकिन कफ के आगे फिर लिख दिए इसका स्थिर गुण, इसका स्निग्ध गुण, इसका गुरु गुण और इसका पिच्छल गुण। ये कफ के चारों बड़े हुए हैं, इसलिए वायु इसको तोड़ नहीं पा रही है, और फिर ये कफ किस कलर का दिख रहा है? व्हाइट। सिल्वरी। अरुण बोला अरुण कलर। वायु का क्या होता है, उसने कहा है कि अरुण कलर के हो जाते हैं। वहां पर अरुण कलर दिखेगा वायु का, तब वहां पर हमको अरुण कलर से अब छोड़ो, उसको रखो किनारे। अब ये सोचो कि अरुण कलर हो कैसे गया, तब वहां पर हम कहें, ये हमारे दिमाग में बिल्कुल एकदम ये चीज आ जानी चाहिए कि यहाँ पर जो कफ है उसमें जो 4 गुण है वो पूरी तरह से बढ़े हुए हैं। अब वो 4 गुण बढ़ेंगे किससे? आहार विहार की तरफ जाओ उसकी, वो 4 गुण बढ़ेंगे। कोई पेशेंट बहुत ज्यादा प्रोटीन का सेवन कर रहा है और उसके साथ तला भुना भी सेवन कर रहा है, उसके साथ मतलब जो भी स्पाइसी चीजें हैं वो सब सेवन कर रहा है। स्पाइसी चीजें का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा तेल वगैरह है, या कफ वर्धक केला है, या मतलब कहना चाहिए जिसे आज की भाषा में हम लोग बोलते हैं मूंगफली का ज्यादा प्रयोग कर रहा है, ठीक, या दूध और अंडा दोनों को साथ में लेकर प्रयोग कर रहा है। क्योंकि एक में क्या है, गुरु गुण, और दूसरे में गुरु गुण है दूध में, लेकिन इतना नहीं है जितना कि इसके अंदर है, अंडे के अंदर है। वो अंडे के अंदर गुरु गुण ज्यादा हो गया और स्निग्धता फिर उससे मिलकर ज्यादा होती चली जाती है। तो वहां पर फिर हमको ये भी पता चलता है कि पेशेंट आकर आहार विहार कर किसका रहा था। हम ये चीज पेशेंट को मतलब कहना चाहिए अपने ओपीडी में बिठा के टाइम निकाल के इसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, और एक एक चीज निकल के आती है। वो आप जैसा आपके दिमाग में आएगा ना दोस्त के हिसाब से, वैसा वो बिल्कुल एकदम तोते की तरह बोलना शुरू कर देगा कि हाँ ऐसा है। जो लोग बहुत ज्यादा
हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो यहाँ पर जो है, जो हमारा जो पहला सूरज जी कुछ लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं। तो उसमें जो जो पहला दिया है, मतलब जो हम पहला ग्रुप ले रहे हैं, उसमें सिर्फ इतना ले रहे हैं कि हमको मतलब कहना चाहिए जो डोज के हिसाब से, क्योंकि पेशेंट आता है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये संहिताओं के अंदर ही ये सब कुछ स्पष्ट है कि यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरीके से जो कलर वर्णन किए हैं उसके आधार पर पुस्तकों की जो भेद और अभेद, कि किस तरह से भेद करें, किस तरह से अभेद करें, उसको सामने रखा है। वो ऐसे ही लिख के नहीं चले गए हैं, वो हम लोगों का सोचना अलग है कि हम उसको किस तरह से सोच रहे हैं। तब वहां पर हमको कफ को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कफ है वो कफ कहीं इन चारों गुणों से अगर है, लेकिन चिकित्सा हम किसकी करेंगे? हम सबसे पहले वायु की चिकित्सा करते चले जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले वायु की चिकित्सा करो, उसके बाद में फिर हम कफ की चिकित्सा करें। इतना सबको ठीक हो गया? सर ये स्पष्ट करे ना कि ऐसे गुरु आहार खाने के बाद वो पीले में, मतलब वो अरुण वर्ण का कैसे हो गया? गुरु आहार खाने के बाद अरुण मिश्री हो गए। देखो मैं बता देता हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये चीज समझने लायक भी है और समझानी भी जानी चाहिए। आप माड लेना, और माड को एक पतली सी, माड की एक पतली सी लेयर प्लेट पे लगा के, ठीक है, मतलब कौन सा वाला, जो हमारा अक्सर हम चावल बनाते हैं, और उसमें जो ऊपर मतलब कहना चाहिए जो माड होता है, उसको थोड़ी सी पतली लेयर करके और फिर उसको गैस पे हल्का सा रख देना, थोड़ा सा गर्म कर देना उसको। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद उसमें से सफेद सफेद कलर के जो वो अपने आप ही छूटना शुरू कर देगा, उससे कर देगा। हाँ सर। जी सर कर जी। देगा, ठीक। अब उसी माड को आप जो है क्या करो, मोटी पत्त लेकर और उसको फिर गर्म करना शुरू करो। अंत में वो आपको काला ही दिखाई, मतलब अब गर्म, अगर आप उसको उस पर रख रहे हैं, मैंने तो एक एग्जांपल बताया इसको रख के, अगर वही चीज आप खुली वायु में रख देंगे पतली लेयर वाली, तो वो भी यही काम करेगी। खुली उसमें रख दें तो वो भी अब काम करेगी। आप कभी भी जो है इसको जिसमें चावल आप खाते हैं और प्लेट में परोसते हैं, जिसमें चावल ना खाया गया हो, केवल परोसा गया हो, उस प्लेट को ऐसे करके रख देना, तो उसमें सफेद सफेद जो है सुबह के लिए परत अपने आप ही दिखाई पड़ जाएगी कि ये परत जो है चावल की। अगर वो कहीं गाढ़ी है और वायु उसको सुखा रही है, तो वायु जब उसको सुखाएगी तो अपनी अरुणता को लेके आएगी, क्योंकि उसको निकलने का स्थान मिलेगा नहीं जल्दी, क्योंकि उसको तोड़ नहीं पाएगी। और जब उसको तोड़ नहीं पाएगी तब वो अपना अरुण वर्ण वहां पर दिखाएगी, और क्योंकि कफ के साथ में है, कफ को सुखा रही है, इसलिए वहां पर अरुण वर्ण दिखाई पड़ेगा। और पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई जलन हो, ना कोई दाह हो, क्योंकि वहां पित्त तो है ही नहीं। अगर है तो अपनी समवस्था में है और वो अपना काम कर रहा है, लेकिन वहां पर दो दोष मुख्य रूप से हैं, इसलिए वहां पर जो है वो चीर पड़ती है। और जब चीर पड़ेगी वहां पर, तब पेशेंट को दर्द तो फिर भी नहीं होगा उसे, लेकिन आपको दिखेगा कि इसमें चीर पड़ रही है, तो एक लालामी, एक इन्फ्लेमेशन और एक चीर पड़ना, इन दोनों बनती। इन दोनों में क्या अंतर हो गया कि जहां पर चीर पड़ेगी वहां पर केवल उस चीर के अंदर ही आपको लालामी दिखेगी, साइड से कहीं पर लालामी दिखाई नहीं पड़ेगी। और जहां पर पित्त के द्वारा वायु उष्णता को अगर चीर मतलब अपने वहां से फाड़ के उसको निकल रही है, तब वहां पर आसपास के एरिया में जहां चीर पड़ी है उसमें भी और आसपास के एरिया में रेडनेस दिखेगी। तब वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पर पित्त के द्वारा वायु योगवाही गुण को पित्त के और लेकर, तब वहां पर उष्ण होकर रूक्षता को, अपने लघु गुण को, अपने सूक्ष्म गुण को प्राप्त होकर, तब वहां पर ये संप्राप्ति बना रही है। अर्थात यहाँ पर प्रमुख दोष कफ भी हो सकता है, लेकिन प्रमुख दोष यहाँ पर पित्त है, कफ उसके साथ में लगा हुआ है और वायु इसमें मेन है। उसकी चिकित्सा बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर कफ की चिकित्सा जब हम शुरू करेंगे कि हमें पहले वायु की चिकित्सा करनी है, और वायु की चिकित्सा करते करते कैसे करें वायु की चिकित्सा, क्योंकि अब यहाँ पर जब चिकित्सा सिद्धांत हम लगाएंगे तो हम ये देखेंगे कि अगर वायु को हम वहां पर ठीक कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए जो औषधियां देनी पड़ेंगी वो मधुर, अम्ल और लवण, ये 3 तरह की औषधियां देके हम वायु को शांत करेंगे। अब हमने तीनों तरह की अगर औषधियां उसको दे दी तो यही कफ को बढ़ाएंगी, और वहां पर पहले से ही मौजूद है अपनी प्रबुद्ध अवस्था में या उसके समकक्ष जो जितनी वायु बढ़ी है, अगर उन्हीं अंशों में मैं मान लूं, तो फिर उसका उतने ही अंशों में, कितना, जितने अंशों में आपने वायु को कम करने की कोशिश की है, उतने ही अंशों में कफ के जो है वो अपने ही गुण बढ़ जाएंगे, और वहां पर फिर हम संप्राप्ति को विघटन कर नहीं पाएंगे।
तब वहां पर युक्ति पूर्वक चिकित्सा करते हैं। और सबसे पहले फिर वहां पर पंचकर्म, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट, हम वहां पर तुरंत एकदम पंचकर्म लागू करेंगे। पेशेंट को 2-3 दिन दीपन पाचन करने के बाद वहां पर तुरंत एकदम पंचकर्म को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि मेरा पित्त ठीक है, मुझे कफ की वायु की चिकित्सा करनी है, तो सबसे पहले मैं वायु की चिकित्सा करूंगा। और वायु की चिकित्सा में सबसे पहले आप शुरू करेंगे। अब अगर आपको इससे आगे कुछ कोई प्रश्न करना है या कहीं पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, क्योंकि अब यहाँ से पार्ट शुरू हो जाएगा ए ग्रुप के पेशेंट का, जिसमें कि हमको करना क्या है, और वो भी शोधन चिकित्सा हम समन चिकित्सा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम जो उसकी संशोधन चिकित्सा शुरू कर देंगे। सर हम जो जो हमने अभी बोला कि अरुण वर्ण के वो वहां पर इरप्शंस हमें दिखेंगे जब वहां पर कारण कफ का वर्धक ही पाया गया है। जब कफ ज्यादा होता है तो आपने बताया था कि वायु से चीर कर नहीं आ सकती है, तो इरप्शंस जो होंगे वो अरुण वर्ण के होंगे। और जब पित्त की हम बात कर रहे हैं तो आपने बताया कि जैसे वायु उसको चीर रही है और उस पूरे इरप्शन के आसपास भी एक लालिमा होगी और सेंटर में भी होगी। तो सर इन दोनों टाइप में फर्क क्या होगा? क्या इसमें दाह का एक सिम्टम डिफरेंट मिलेगा? बिल्कुल, मैं जब दूसरे उसमें लूंगा तब उसमें दहा आएगा, तब उसमें तोंद भी आएगी, ठीक है, तब उसमें इरिटेशन भी आएगा, तब उसमें ज्वर भी आएगा। ये जो सिम्टम्स है वो पित्त के मिलेंगे वहां पर। वो ग्रुप ए में देखेंगे, वो बी में देखेंगे, अभी ये ग्रुप की एक ही है। इसमें जो है तो सर अगर ए में भी अभी आपने बताया है कि अगर इरप्शन में सिर्फ सेंटर में चीर पड़ रहा है तो वहां वायु और कफ है, मतलब सेंटर में चीर पड़ के वहां लालिमा है, रेडनेस है। और आपने बताया कि अगर रेडनेस उसके पूरे इरप्शन के सरकमफ्रेंस पे भी है और सेंटर में भी दिख रही है तो वहां हमें पित्त मानना चाहिए। मानना नहीं चाहिए, होगा, वहां पित्त होगा। हाँ। तो सर ये तो फिर पिछले वाला जो आपने एक सिम्टम बताया कि जब कफ ज्यादा होता है और जिसका कारण आपने बताया कि कफ वर्धक आहार विहार में मिलता है, तो वहां पर एक अरुण वर्ण का मिलेगा। तो अरुण वर्ण में एक काले, मतलब थोड़ा कालेपन में डार्क रेड में आएगा, और पित्त वाले में एक रेडनेस का कलर का फर्क होगा ज्यादा। कलर का फर्क इन दोनों तब, कलर का फर्क देखो, अब समझो, फिर समझने की कोशिश करो कि वहां पर हम पंचकर्म में क्या शास्त्रीय स्नेहन कराएंगे वमन और विरेचन के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो, यहाँ पर वो करने की वो नहीं है। अगर कहीं पित्त के जो कफ के जो 4 गुण है वो अपनी अधिक मात्रा को प्राप्त नहीं है, जैसे कफ का जो गुरु गुण है वो ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, कफ का जो स्निग्ध गुण है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर कफ का स्निग्ध गुण ज्यादा बड़ा होगा तो पिच्छल गुण बढ़ जाएगा, और जब पिच्छल गुण बढ़ जाएगा तब कफ में स्थिर गुण आ जाएगा। अब ये कंडीशन जब स्थिर गुण की आएगी तो ऑटोमेटिक उसकी परत जो है वो मोटी हो जाएगी। जी सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब जब उसको मोटी परत को सुखाने में वायु को कितना कार्य करना पड़ेगा? क्या वो निकल जाएगी वहां से? नहीं। तो फिर अपने आप ही अरुण वर्ण दिख जाएगा। अब जब चीर के वो बाहर निकल गई उसको, वो तो सिर्फ केवल वायु के प्रभाव से ऊपर का जो थोड़ा बहुत स्केल दिखेंगे जहां पर कफ मोटा है, वो एक अलग कंडीशन पैदा हो जाएगी। और वहां को हमको ये देखना होता है कि कफ अपने किन गुणों को कितने अंश में प्राप्त है यहाँ पर। अगर वो पता लगी स्किन स्केल हटते ही स्किन दिख रही है, इसका मतलब कफ तो था, लेकिन इसके 4 गुण इतने अभी प्रबुद्ध नहीं है जो कि एक मोटी लेयर बना दें। और एक मोटी लेयर बना के वायु ने थोड़ा सा प्रयास किया और वहां से स्केल रूप में उसको हटा दिया, स्किन बिल्कुल एकदम अंदर सामने दिखती है। अच्छा सर आपने ठीक। कल बोला था कि आप प्रेस को लेके सुखाएंगे तो उसमें पीलापन आएगा, तो वो हम यही समझे ना अभी? किसको? आपने कल बोला था कि चावल की मांड को आप ऐसे ही फैला देंगे तो वो हवा से सूख के व्हाइट कलर का दिखेगा, वो और तब, वही हाँ चावल की मांड को अगर हम लोग ऊपर से आयरन का प्रेस लेके सुखाएंगे वो थोड़ा पीला दिखेगा, तो यही समझा रहे हैं ना आप? हाँ 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 कल यही एग्जाम्पल दिया था आपने। हाँ हाँ। अग्नि का संसर्ग है, थोड़ा हुआ है, उससे तुरंत वायु प्रकोपित हुई, और वायु मतलब वायु रूक्ष और सूक्ष्म गुण को, अगर वो रूक्ष लघु गुण और सूक्ष्म गुण को प्राप्त हो गई। उधर अग्नि का संसर्ग होके हुई है, ना कि वो खुद हुई है, वो होके हुई है। और होने के बाद वो अपने किसी आहार विहार से, खुद के आहार विहार से, जैसे स्वतः खुद के आहार विहार से जब वायु इस तरह से प्रकृत होती है, जब उसके लघु, जब उसके रूक्ष
और जब उसके सूक्ष्म गुण प्राप्त हो जाते हैं तब वो स्वतंत्र होती है और स्वतंत्र रूप से प्रकोपित होती है। जब किसी के द्वारा प्रकोपित की जा रही है, अर्थात अगर पित्त के उष्ण धर्म से वायु रुक्ष हो रही है, वायु लघु हो रही है, तब वो उसके योगवाही सिस्टम को अपनाएगी और पित्त को ही सामने रखेगी और उसी के अनुसार उसके लक्षणों को ही प्रदर्शित करेगी। ठीक है। और किसी का कोई हो प्रश्न बताओ। देखो अभी थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसको समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ चीजें जब इसको बार बार आप देखोगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा, लेकिन कुछ और चीजें इसमें ऐसा लगता है कि वायु वाले में क्या ये जो आपने बताया जो वो स्केल्स टूटेंगे जो, तो वो क्या सेंटर से होगा स्केल जो लेयर टूटेगी, और इसमें क्या पित्त वाले में पूरे में पित्त वाले में भी पूरे में अपनी पित्त वाले में भी पूरे में टूटेगी, सेंट्रल और वायु वाले में भी पूरे टूटेगी। ठीक है, तीन और वो थोड़ी मोटी लेयर मोटी होगी थोड़ी। हाँ, वो लेयर मोटी होने की वजह से वहां पर थोड़ा कालापन दिखाई देगा कफ का, कि ये स्किन जो है कालीपन दिखाई दे रही है हमारे लिए। तब वहां पर हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पर जो कफ का कालापन है वो उसके 4 गुणों के अनुसार है। 4 गुणों के अनुसार मतलब उसका गुरु गुण बढ़ा हुआ है, अर्थात ये मरीज प्रोटीन ज्यादा खाता है, और उसका स्थिर गुण बढ़ा हुआ है, उसका पिच्छल गुण। जब उसका पिच्छल गुण बढ़ेगा तब उसका स्थिर गुण बढ़ जाएगा, और स्निग्धता का मतलब उसका जो गाढ़ापन है वो हो जाएगा। तो ये चारों एक साथ जब बढ़ेंगे तो वो स्थिर हो जाएगा, और फिर वायु जब स्थिर हो जाएगा तब वायु को वहां पर बल लगाना पड़ेगा। बल लगाने का मतलब और ज्यादा अपने गुणों को बढ़ाना पड़ेगा, फिर वो उसको सुखाएगी। और अगर बाय द वे उसने फाड़ दिया उसको, तो ऊपर से हल्के से स्केल दिखाई देंगे, लेकिन स्किन दिखाई नहीं देगी, वो वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि उसकी ये बस की बात नहीं है वो कप को हटा दे, पूरे कप को हटाए। अगर किसी ने पेशेंट ने ऐसे करके हल्के से तेज करके खुजला दिया तो हाथ में पूरा जो है वो कफ उसके आ जाएगा, और फिर वो सीधे रेड स्किन जो है, जो नेचुरल रेड स्किन है वो दिखेगी उसको, और थोड़ी देर के बाद फिर वो धीरे धीरे करके वहां कफ आएगा, फिर वायु सुखाना शुरू कर देगी। इस तरह से उसकी संप्राप्ति धीरे धीरे करके फिर बनती है, बिगड़ती है, बनती है। सर खुजलाने पे अगर वो उसकी नेचुरल स्किन ना दिखे तो क्या समझे कि कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है? हाँ, अगर खुजलाने पे उसको नेचुरल स्किन नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि कफ अब भी स्रोतों में है, वो अब भी काम कर रही है। और फिर खुद जब वो अगर हाँ, एक प्रश्न बहुत बढ़िया कर दिया ये तुमने। उसका एक कारण था कि वायु ने भी कुछ ऐसा दिखाया नहीं था, वहां पर कोई कंडू वंडू का लक्षण नहीं दिखा था, और उससे पहले किसी डॉक्टर ने या खुद ने आकर उन्हें डॉक्टर साहब देखो 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 देखने के चक्कर में वहां वायु थी बिल्कुल अंदर ही अंदर काम कर रही थी, तब तक आपने जो है उसको हटा दिया। और उस स्थिति में फिर वहां पर आपको जो स्किन है वो स्किन सफेद ही दिखाई देगी, वहां पर रेड स्किन दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर कहीं उसने तोंद पोंद थोड़ा सा उसमें मतलब ये करना शुरू कर दिया, कंडू करना शुरू कर दिया, तो समझ लो फिर अब हटाओगे तब आपको रेड स्किन दिखाई पड़ जाएगी। नहीं सर, मतलब मेरा रेड का मतलब जो नेचुरल स्किन ये है कि कुछ लोगों के क्या रहता है कि स्किन जब वो खुजलाते हैं वहां पे ब्लैकनेस है, कफ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और ब्लैकनेस भी बहुत ज्यादा है। जब वो इचिंग कर रहे हैं वहां पे, और इसके कॉर्नर्स के ऊपर रेडनेस है और सेंटर के अंदर ब्लैकनेस है, और वो जब इचिंग करते हैं तो वो ब्लैकनेस जो है वो और रेड उसमें चेंज हो जाती है, मतलब रेड इन द सेंस वहां पे जैसे ब्लड जैसे हो जाता है एकदम। तो उसको हम क्या मानेंगे तो वो कि पित्त की कफ श्रेणी तो में बढ़ा ही हुआ है, ये भी साथ में वायु भी बढ़ी हुई है, हाँ, साथ में पित्त भी है, और साथ में पित्त उसके साथ पित्त भी होगा ना पित्त सर? भी है। हाँ, वहां 3 दोष होंगे एक साथ। वो सी वाले ग्रुप में लेंगे हम, ठीक है सर। सी वाले ग्रुप में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। वैसे तो कल के लेक्चर में जरूर जुड़ें, और हो सकता है कि कल का लेक्चर मुझे थोड़ा सा डिले करना पड़े, क्योंकि हमारी एक ट्रेनिंग है इस बाई इलेक्शन में, लेकिन मैं टाइम से आ जाऊंगा, आप चिंता ना करो। ठीक है, हो गया? जी सर। ठीक। अब इसके बाद मैं कल जो है इसकी चिकित्सा बताऊंगा। इतना आपको सब कुछ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप बना दीजिएगा, पन्ने आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 4 ग्रुप हैं तो 4 ग्रुप की चिकित्सा ही अलग होगी, उसका दोष भी अलग होंगे, उसके सिम्टम्स भी अलग होंगे, और फिर जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो पेशेंट आएगा आप जो है और तुरंत जो है उसको चिकित्सा सिद्धांत पहले कौन सा अपनाएं, समन दें, शोधन दें, ये सब जो है एक एक करके बताते चले जाएंगे। थैंक यू। और आप पूजा आकुला का कोई केस है?
सर और ग्रुप ए का चिकित्सा सिद्धांत तो अभी आपने बताया ना कि हम यहाँ पर शोधन से शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ से शोधन शुरू करेंगे, फिर शोधन जी, अब कल से हम कर देंगे इसका शोधन। जी जी पूजा जी रखिए अपना। नितेश जी आपको समझ में आ रहा है? मैं जरा थोड़े से अपने नए वैद्यों से पूछ लूं। जी सर, जी समझ में आ रहा है सर। अभी थोड़ा थोड़ा, अभी पूरा, अभी जब आपके पुराने लेक्चर पूरे ले लेंगे, और देख रहा हूँ सर मैं धीरे धीरे आपके पुराने लेक्चर भी, जी तो सर उसके बाद थोड़ा ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जी पवन जी। जी सर, प्रणाम सर। आज का तो पूरा क्लियर है सर, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं मुझे। जी वर्षा रानी जी। वर्षा रानी जी। यस सर, यस सर, हाँ हाँ, बताओ बताओ, कहीं कोई यस दिक्कत आ सर, रही है? मेरा भी वही हाल है, अभी समझ रही हूँ। जी सर। ठीक है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं 5:30 बजे के लेक्चर में सब कर दूंगा। ये वीवो 1901, ये कौन है? 1901 वीवो। डॉक्टर साहब परिचय दे दें अपना। वीवो, ये वीवो 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 फोन से है, और उन्होंने कोड डाल रखा है 1901 है। बता दें सर जी, हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे डॉक्टर साहब पधारे हैं। सर ये शायद डॉक्टर मदन मोहन है, मेरे मित्र हैं सर, मैंने ठीक है आज सर, आपसे करवाए थे सर। ठीक है, ठीक 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 जी ठीक है। और पूनम पूनम जी कैसा लग रहा है? पूनम जी कैसा लग रहा है? जी बताओ। सर मैं बताऊं सर, हाँ 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 केस बताऊं सर? हाँ, केस रखो, केस रखो। सर लड़का है सर, अभी 22 इयर्स का है, और उसको एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री दे रहा है सर। उसको 7 बार अटैक आ चुका है सर, 7 बार एडमिशन हो चुका है। पहला अटैक जो आया था वो 7th क्लास में, मैंने 2007 में आया हाँ हाँ था। सेकेंड फिर बाद में सर 2017, फिर 2020 में 2 बार आया सर, 9 महीने के अंतर में। फिर बाद में छठा अटैक उसको 2022 में आया मार्च में, और फिर इमीडिएटली 1 महीने बाद फिर से आया सर। इसका एक तो डायबिटिक की हिस्ट्री नहीं है सर, और ये जो जब उसका पेट दर्द और वॉमिटिंग जब स्टार्ट हुई है, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट हुई, उसके पहले का उसका खान पान थोड़ा सा सर पित्त ज्यादा रहता था। अचार, तीखा, चाट मसाला, इडली डोसा, बेकरी आइटम्स ज्यादा लेना, दही समोसा, दही कचौड़ी ऐसे लेना, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी लेता था, ऐसे था सर। लेकिन बाद में जब भी उसको पेट दर्द की ये शिकायत स्टार्ट हुई, उसके बाद में उसने ये सारा सब कुछ चेंज कर दिया। चावल रोटी ऐसे खाता है सर, और लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खाता, हरी मिर्च खाता है सर। और दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीता है, लेकिन सुबह जल्दी उठता है और अपना अपना काम करता है, नाश्ता करता है, फिर इधर उधर थोड़ा सा वॉक करता है, लंच करता है, डिनर करता है, और फ्रूट्स ज्यादा लेता है सर। केला 2 बार 3 बार, 2 केला हर बार सर। जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर में लंच के बाद में भी, और फिर रात को डिनर के बाद में भी केला कंपलसरी खाता है सर। और इलेक्ट्रिशियन का वर्क करता था, अभी 6 महीने से तो घर पे ही है सर। अभी ये शिकायत जब से स्टार्ट हुई है बार बार हो रहा है, 3 बार अचानक से, नवंबर में, मार्च में, और फिर अभी अप्रैल में हुई। उसके बाद से उसने काम तो छोड़ दिया सर, अभी तो घर में ही है। और सर वेग अवरोध ऐसे तो कुछ नहीं है, दिवा स्वाब भी नहीं है, और रात को 10:30 बजे सोता है, सुबह 6 बजे उठ जाता है। और पहले भी मैंने पूछा था उसको कि कुछ कभी मोशन को आने पर आप रोकते हैं क्या, या फिर यूरिन को कभी रोकते हैं क्या, तो उसने तो कुछ बताया नहीं सर, ऐसे तो कभी नहीं होता है करके बताया। लेकिन उसके दादाजी की एक हिस्ट्री मिली है कि सेम तरह का पेट दर्द रहता था और बवासीर की शिकायत थी उनको भी। और ये लड़के को भी सर 2013 में बवासीर हुआ था, और खूनी था सर। तो फिर उसने कुछ लोकल डॉक्टर, कोई बंगाली लोगों से किसी से, तो वो मसा निकलवा लिया, और उसके बाद तो फिर उसको तकलीफ नहीं है सर। लेकिन अभी फिलहाल उसको पेट दर्द या ऐसे कुछ भी शिकायत नहीं है। अभी फिलहाल तो सर एलोपैथी की कुछ मेडिसिन चल रही है उसको। और अटैक तो अभी अप्रैल में ब्लास्ट आया, उसके बाद तो कुछ नहीं है सर। लेकिन अभी ये ऐसे ही चल रहा है, बार बार आ रहा है, तो उसके
उसके चाचा जी मेरे पुराने पेशेंट है, तो फिर उन्होंने रेफर किया था, तो फिर वो मेरे पास आए थे सर। आज आया वो लड़का, मैंने हिस्ट्री लिया सर। कुछ हम लोग इसमें कर सकते हैं क्या? हाँ तो उसकी जो कोई एमआरआई की कोई सीटी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सीटी की रिपोर्ट में तो वही है ना सर, मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया था। पैंक्रेटाइटिस है सर, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, और गॉल ब्लैडर थिकनेस 5 mm की है सर रिपोर्ट। अभी फिलहाल की तो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसमें तो गॉल ब्लैडर का जो साइज है वो तो नॉर्मल आया सर। लेकिन इसके पहले की जब की है 2020 की है, तभी भी सर वाइल्ड सा था सर। गॉल ब्लैडर का जो थिकनेस है थोड़ा सा ज्यादा ही था, और पैंक्रियास का तो है सर, नेक्रोसिस वगैरह ऐसे तो कुछ नहीं है सर। पूजा मैम, और अमाइलेज, सीरम अमाइलेज रेज्ड रहता है सर वो उसका, तो जब भी ठीक है अटैक मैम। आएगा तब। पूजा मैम, जी सर। आप ये बताइए, बचपन में उसका नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुआ था, और बचपन में कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता था क्या उसको ज्यादा? हाँ, कॉन्स्टिपेशन की तो हिस्ट्री दिया है सर, बचपन में रहता था, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं दे रहा है। जब उसका बवासीर का जो 2013 में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद से तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं रह रही है बोल के बोल रहा है सर। तब से फिर मैम थोड़ा फाइबर फूड, लेकिन सर एक प्रोटीन्स का बहुत ज्यादा इंटेक है ऐसे लगा मुझे। दूध पनीर ज्यादा खाता है सर ये। तो वो बचपन से कॉन्स्टिपेशन से ही संप्राप्ति इसकी बनी है। जी सर। जी सर। खाने में भी थोड़ा सा चना मूंग, ये जो बरबटी होती है मसूर की दाल, ये ज्यादा उनके खाने में होता है बोल के बोल रहा है सर। और उसकी मदर को एक हिस्ट्री मिली है कि उसको सिकल सेल एनीमिया की पेशेंट है सर उसकी मदर। जब वो इसके टाइम पे प्रेग्नेंट हुई थी तब वो उसको डिटेक्ट हुआ था। ये एक हिस्ट्री दिया सर उन्होंने। हेलो हाँ आप थोड़ा हेलो। बात करो, मेरा इम्पोर्टेंट फोन है क्या, बात करो आप। जी सर। मैम जो फर्स्ट अटैक जब हुआ था, जी यानी कि अब वो 22 साल का है, जी सर। ठीक है ना? 2007 में हुआ था सर उसको, कितने 7वीं कक्षा में। 7वीं वो कक्षा में था। 7वीं कक्षा में, मतलब 12-13 साल का था वो। जी सर। पहली बार कौन सी? हुआ था तो 3 दिन एडमिट हुआ था, नील बाई माउथ रखा और राइल्स ट्यूब डाल के उसका पूरा स्टमक वॉश ये वो करके फिर बाद में उसको घर पे भेज दिया था। 3 दिन एडमिट होके फिर बाद में मेडिसिन दे के भेज दिया। उसके बाद उसने कुछ 1 महीने की दवाई खाई और उसके बाद बंद कर दिया। तो उसके बाद में जब भी अटैक आया तब ऐसे ही करता था सर वो। देखो मैम, उसका ग्रहणी दोषी तो हुआ, बचपन से ही हुआ, कॉन्स्टिपेशन उसका बेसिक काज रहा, ठीक है ना? अभी उसको जो रिकरेंट अटैक आ रहे हैं वो उसका आहार विहार निदान परिवर्जन, वो निदान से आहार विहार ज्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि उल्टा सीधा खाता है। उसकी वजह से फिर ग्रहणी दूषित होगी, तो ये पित्तज ग्रहणी में ही जाएगा उसका, और बार बार ऐसा रहेगा तो वो अटैक ऐसे ही आएगा। फिर एक सर बार और ये 3 महीने में उसका वजन भी 5 किलो घट गया सर। हाँ, यहाँ पे हमने ना बेसिकली पित्तज ग्रहणी की और निदान परिवर्जन कराना पड़ेगा। इफेक्ट आता है मैम इसके अंदर, अगर पेशेंट प्रॉपर ध्यान रखे, अदरवाइज पेशेंट को आराम नहीं आएगा। और इसमें एंजाइम तो जरूर चलता ही चलता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं। मैंने डॉक्टर एक जगह पे, मतलब एक डॉक्टर है जो पेनक्रियाटाइटिस का भी काम करते हैं, मैं नाम तो क्या लूँ, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो अपना डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं उसके लिए पैनक्रियाटाइटिस में, और उनका नाम भी है पैनक्रियाटाइटिस के केसेस के लिए। मैंने उनका सारा रिकॉर्ड देखा वहां पे वो, और काफी पैसा भी काफी लेते हैं वो। और मैंने काफी सारा रिकॉर्ड देखने के बाद ना 4-5 फाइलें निकाली उनकी, मोटी मोटी फाइल, और फिर पेशेंट से बात की, उनसे पूछा, तो सभी लोगों का यही फीडबैक था कि और तो कोई हुआ नहीं है। और एलोपैथिक आयुर्वेदा ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको एंजाइम जरूर लेना पड़ता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम, अमाइलेज वगैरह जो रहता है ना, किरियंस वगैरह, हाँ वो जरूर लेना पड़ेगा। पर इसमें सबसे पहले निदान परिवर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं ऐसा करेगा तो ये स्यूडोसिस्ट बन जाएगी वहां पे, और नेक्रोटाइजिंग हो जाएगा, और फिर ये डायबिटीज में लैंड करेगा।
डायबिटीज के बाद फिर ये धीरे धीरे रीनल फेलियर में जाएगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाता जाएगा ये पेशेंट। जी सर। हाँ, तो स्ट्रिक्टली अगर कोई वो उसको आहार विहार को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा तो ये पेशेंट मतलब उनका लाइफ बहुत बढ़िया हो सकता है। ये नहीं हम कह सकते भाई उसको परमानेंटली क्योर मिल जाएगा। नहीं, उनको तो बताया मैंने कि परहेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि लंघन भी कराना पड़ेगा शायद, ऐसे करके बता के तो रखा है। उसी के हिसाब से ही आया है सर वो। और मैम बच्चा कैसे आपने है, रेडी है, क्योंकि उसको पता है कि इसकी सिवियरिटी कैसी और पेन कैसे भयानक सा होता है। वो तो बहुत परेशान। और आप जहाँ पे बोल रहे हैं ना, वहां पे भी जाके आए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहने की वजह से वहां पे एडमिट भी नहीं हुआ ये लड़का। और जी, फिर मुझसे ऐसे ऐसी बात बहुत किया था, तो फिर हाँ, तो फिर उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने बोला कि एक बार सर से बात करेंगे और क्या हो सकता है उसके बारे में देखेंगे करके। मैंने मैम सारा खंगाला, उनका पूरा रिकॉर्ड खंगाला, और कम से कम भी 10 पेशेंट से 5-6 पेशेंट से तो मैंने फाइल लेके बात की, रिकॉर्ड करके, और सबका फीडबैक लिया जी। और दूसरा जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे थे उनका भी फीडबैक लिया। और जो इसका मैम मैंने जो उसका बेसिक संप्राप्ति जो लोगों में देखने को मिली, जो बच्चों में देखने को मिली, वो उसका संप्राप्ति सबका सीवियर कॉन्स्टिपेशन था। जी जी सर। सिंगल भी पेशेंट का मेरे को ऐसा नहीं मिला। मैंने कम से कम 20 to 25 पेशेंट से बात की, उनका पूछा कैसे कैसे उनकी संप्राप्ति शुरू हुई, तो सब ने यही बताया कॉन्स्टिपेशन था। कॉन्स्टिपेशन तो और कभी कहीं कहीं पे आईबीएस जैसे फीचर भी देखने को मिला। हाँ सर। यही बेसिक कारण रहा। हरिओम सर, हाँ आप मुझे एक चीज बताइए जरा, हाँ आप क्लोम से क्या लेते हैं आप? मैं थोड़ा सा बस मेरे दिमाग में एक चीज आई, इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाह रही हूँ। आप क्लोम से क्या अग्न्याशय समझते हैं? पैंक्रियास समझना चाहिए क्या? क्लोम से मेरे हिसाब से, इसलिए एक बात कर रहे हैं, क्लोम से यदि पैंक्रियाज हम समझते हैं, जैसे आपने बोला था एक बार आप नहीं समझते हैं क्योंकि, लेकिन आचार्यों ने लिखा है जब अपनी टिप्पणी की है तो समझना चाहिए। और यदि हम पैंक्रियाज समझते हैं तो फिर क्लोम में तृष्णावत उपचार जो हमारा आता है, आचार्यों ने जो तृष्णा रोग बताया है, तो क्या उस पर जा सकते हैं क्या? उसमें मैम तालु से भी बोलते हैं उसको, तालु क्लोम को, तालु प्रदेश वाले पोर्शन को भी। तो क्या वो तृष्णावत उपचार पे जा सकते हैं क्या? बस मैं पूछ रही हूँ, बाकी फिर आप बताइए। मतलब तृष्णा, किसी आचार्य ने क्लोम को पैंक्रियाज बोला है। हाँ, यदि क्लोम को पैंक्रियाज बोला है तो क्लोम एक बहुत मिस्टीरियस ऑर्गन है आयुर्वेद में, लेकिन जब उसकी चिकित्सा बता रहे हैं कुछ ऐसी है तो वो उदक वह स्त्रोतस की चिकित्सा बोलते हैं। उदक वह स्त्रोतस की चिकित्सा में हम मेनली कंसीडर करते हैं व्याधि तृष्णा को, और भी है शोथोद भी है उदक वह स्त्रोतस। तो हमको उदक वह स्त्रोतस की चिकित्सा पे क्या सोच सकते हैं क्या? मैं क्लियर नहीं हूँ, बस अभी मैंने सोचा है ऐसा। वैसे मेरे जहाँ तक है प्रैक्टिकल नॉलेज में या उसको पढ़ने में या उसको समझने में, तो जहाँ पर आचार्यों ने क्लोम शब्द का प्रयोग किया है और उसका संबंध सीधे तृष्णा से रख दिया है, ठीक है, तो उदक व स्त्रोतस से अब हम उदक में सिर्फ हाँ, तृष्णा ले लेते हैं, लेकिन तृष्णा के भी बहुत सारे रूप हैं, है ना? क्योंकि कभी एकदम से बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग भी होती है तो भी तृष्णा हो जाती है ना। तो जरूरी नहीं है कि उसको सिर्फ हम वात पित्त जनी ही समझें, कफ से भी हो जाती है। तो उदक व स्त्रोतस की चिकित्सा पे सोच सकते हैं क्या, कि बस मैं इतना पूछ रही हूँ आपसे बस? उदक व स्रोतस की ही चिकित्सा करी जाती है, और वहां पर एक विशेष कंडीशन वहां जिन्होंने कहा है आचार्यों ने कि उसको पैंक्रियाज में भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक इंडिकेशन किया है कि क्योंकि देखिए जब डायबिटीज भी होती है उसमें भी बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है। वही समझा रहा हूँ हाँ ठीक है, वही समझा रहा हूँ कि वहां पर जब उन्होंने पैंक्रियाज का मतलब पैंक्रियाज को एक प्रकार से इंडिकेशन दिया है, तब वहां कहा है कि अगर ये कहीं पर किसी भी तरह से वायु से भी, पित्त से भी और कफ से भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका भी लक्षण उदकभय स्रोतस पर ही दिखता है। इसलिए उदकभय स्रोतस को उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर किसी दूसरे कारणवश से अगर ऐसा हो रहा है
उदक व स्रोत से अगर दुष्ट हो रहे हैं तो चिकित्सा ईसोफेगस से, यानी क्लोम की जो चिकित्सा, जैसे क्लोम ना, ईसोफेगस की जो वहां से जो चिकित्सा है वहां से शुरू करने, मतलब उदक व स्रोत की चिकित्सा शुरू करें। और नहीं तो अगर कहीं आपको सीधी सीधी संप्राप्ति दिख रही है कि इसको पैंक्रियाटिस है या इसको डायबिटीज है, तो वहां पर उसके कारण जो तृष्णा हो रही है तो फिर वहां उसको उससे जोड़ दिया गया है। अभी तक ये आयुर्वेद में निश्चित है ही नहीं कि उसको सीधे सीधे पैंक्रियाज कह दें या हम सीधे सीधे क्लोम कह दें। मैम आपके पेशेंट में क्या तृष्णा का सिम्टम मिल रहा है? नहीं मैम, उसको ऐसे सर, तो कुछ स्पेसिफिक जैसे नहीं है। सर तृष्णा में अगर हम उदक व स्रोतस की बात करते हैं तो उसमें हम दो चीजों पे मेनली जो सिम्टोमेटिकली हम देखते हैं सर, तालु और क्लोम का बोलते हैं, वो कहते हैं ना तालु में ड्राइनेस आती है और क्लोम में ड्राइनेस आती है। सर अगर वहाँ ओसोफेगस में बोले तो तालु का तो हमें ड्राइनेस समझ में आता है, और क्लोम का कैसे समझ में आएगा? वहाँ पे ड्राइनेस तो हम दिखेगा ही नहीं। पवन सर, क्लोम इतना मिस्टीरियस ऑर्गन है, किसी ने कुछ बोला है क्लोम को, किसी ने कुछ बोला है, तो ऐसा इसलिए प्रॉब्लम है कि वो क्लोम एक्चुअली माने क्या। और क्योंकि यदि क्लोम को पैंक्रियास कंसीडर करते हैं तो ही मैंने बोला कि क्या हम उदक व स्रोतस पे जा सकते हैं कि नहीं। बस मेरा एक थॉट था, बाकी आप चिकित्सा बता दीजिए सर। चिकित्सा उदक व स्रोतस की, पैंक्रियाटिस में चिकित्सा उदक व स्रोतस को ही साथ में लेके करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सर कई स्कॉलर मानते हैं यहाँ पित्तज ग्रहणी का चिकित्सा है, पित्तज ग्रहणी का करना गलत है, बिल्कुल गलत है। एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था, वो बुक नहीं मेरे को वो है, तो वो मतलब कहीं पढ़ा होगा, लेकिन चैलेंज के साथ है कि पैंक्रियाटिस को आप पित्तज ग्रहणी नहीं मानते। स्टैंडर्ड बुक तो नहीं थी सर, वो ऐसे किसी की लिखी हुई। हाँ, तो वो गलत है। वो पैंक्रियाटिस एक अलग अपनी कंडीशन है, और वहां पर क्या होता है, जो मैं इसको पैंक्रियाटिस को मैं जो समझता हूँ जहां तक है तहां तक मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो खुद वो अग्नि का स्थान है, और दूसरी चीज ये है कि जब वहां पर वो खुद अग्नि का स्थान है तो लिवर के अंदर कभी पाचक पित्त नहीं सूखता, मतलब जो एकत्र पित्त है वो सूखता नहीं है। उसके साथ में अगर कुछ लगाओ तो भले ही सूख जाए या उसका कोई रास्ता रोक दे, लेकिन वो अपने गुणों को तो खत्म कर सकता है। उसके कोई गुण तो, चाहे वो तीक्ष्णता को प्राप्त हो, चाहे वो उष्णता को प्राप्त हो, चाहे वो दृढ़ता को प्राप्त हो, चाहे आसनेय को प्राप्त हो, चाहे वो सायसनेय को प्राप्त हो, लेकिन वहां पर उसका कोई रास्ता नहीं रुकेगा। सर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से तो पैंक्रियास का जो रहता है ना, हमें जहाँ पाचक पित्त का जो है ना, वहां से हमें इसका कोरिलेट करना चाहिए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अब वहां पर जब हम देखते हैं कि गृहिणी के पार्श्व में स्थित होता है पाचक पित्त, तो वो क्या है, ठोस मात्र होता है, तो वो क्या है, तो वो एक कंडीशन ऐसी है पैंक्रियाज की, जब वहां से वो निकलता है तो ठोस रूप में, मतलब ठोस रूप का मतलब इतनी उस कंडीशन में निकलता है वो, कि जैसे कि हम किसी भी चीज को, बहुत गाढ़ी है, उसको बूंद भर अपने प्रेशर से बाहर कर दिया, जब लगा कि हाँ अब जो है खाना पहुंच गया है, पाचक पित्त को पहुंचना वहां जरूरी है, और उसका जो उद्दीपन करता है वो खुद जो है, वो जो हमारा जो क्या बोलते हैं संज्ञा व स्रोतस होते हैं, वो उसको जो है स्टिमुलेट करते हैं, वहां वो निकल के आता है। निकल के आने के बाद स्थित हो जाता है, क्योंकि ठोस रूप में होता है। और वो होता कहाँ है, तो जो पैंक्रियाज की अपनी डक्ट होती हैं, जैसे कहा है कि इसमें एक तो डक्ट वो वाली है जो कि डक्टलेसी है, एक है डक्ट, उसमें से तो निकल के आएगा वो। अब वहां पर केवल एक ही चीज उसको रोक सकती है, वहां सुखा सकती है। वायु की बस की बात नहीं है जो उसको वहां सुखा दे, क्योंकि वो खुद एक अग्नि है, और उष्णता को प्राप्त होगी वायु, तो वो खुद ही वहां पर क्या होगी, लघु हो जाएगी सर, वो खुद ही लघु हो जाएगी। इसकी बस की बात नहीं है वो वहां घुस के उसको कुछ ऐसा कर सके। हाँ, वो उसके बाहर के रूप में, जहां बाहरी रूप है, वहां जहां उसकी बाहर पेरिफेरी है, वहां पर आवरण तो कर सकती है, लेकिन उसके अंदर घुसकर उसके किसी स्रोतस में जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। कब कर सकती है, जब उसके साथ में कफ लग जाएगा, और जब कफ लग जाएगा तब वहां पर एक नेक्रोसिस कंडीशन पैदा होती है। अब ये नेक्रोसिस कंडीशन हो गई, यानी वायु वहां अंदर घुस तो चली गई लेकिन निकल नहीं पाई, तब वहां पर प्रकुपित होकर
फिर वहां की वो सेल्स को खत्म करती है और वो स्थिति आ जाती है नेक्रोसिस, मतलब कहना चाहिए ऑफ जो कंडीशन देते हैं वो नेक्रोसिस ऑफ पैंक्रेटिक सेल्स वगैरह, वो स्थिति वहां पर होती है। टिस, आप वहां तो एक शब्द बोल दिया है, बोले जी टिस हो गया, टिस का मतलब वहां पर पैंक्रियाज जो है मतलब कहना चाहिए उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, वो सूख गया है। जब बॉडी में पाचक पित्त द्रवभूत हो जाएगा उसी के अंदर, किसके अंदर, पैंक्रियाज के अंदर ही द्रवभूत हो रहा है, और द्रवभूत होने के बाद अगर वो वहां पर द्रवभूत हो गया और आपने तेल मसाला ज्यादा खा लिया, समझो एज लैक टू अप पाचक पित्त ग्रहणी में ना काम करके सीधे पैंक्रियाज के अंदर ही काम करना शुरू कर दिया उसने। आपने खाया तेल, मरीज खाता है तेल, पैंक्रियाज दर्द होना शुरू हो जाता है, उसने पानी पिया दर्द होना शुरू हो जाता है। उसको एक्टिव करने के लिए चाहिए क्या था? उसको एक्टिव करने के लिए स्नेह की मात्रा चाहिए थी, और वो स्नेह की जो मात्रा गई, उस स्नेह की मात्रा में वो जब कफ अंदर जा रहा है और कफ अंदर जा रहा है, उसके अंदर जो स्नेह की मात्रा है, वो स्नेह की मात्रा उसके अंदर गई तो वहां द्रव गुण भी उसको प्राप्त हो गया और स्नेह की मात्रा भी प्राप्त हो गई, और वहां पर वो पैंक्रियाज है। ये मैं इसको जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज सिर्फ केवल मेरी अपनी एक सोच के अनुसार चिकित्सा करना और उसको ठीक करना और मतलब कहना चाहिए अच्छे मुझे वो रिजल्ट मिलना, ये कोई लेबोरेटरी में जाके मैंने अभी चेक नहीं किया है, और उसका मैं कोई किसी भी तरह से जो क्या बोलते हैं उसे, मतलब इसका ऑथेंटिक रूप जो होता है ना किताबों में कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, वहां पर जब देखा कि यहाँ पर कफ के साथ में इसने चला गया है, और इसने जब गया है वहां पर इसने, तब यहाँ वहां पर वो अंदर ही अंदर उसको निकलने से पहले ही वहां पर द्रवीभूत कर दे रहा है, और द्रवीभूत करने के बाद फिर वहां पर उसने इन्फ्लेमेशन अपनी क्रियाएं करना शुरू कर दी, और फाइनली वो कन्वर्ट हुआ सीधे पैंक्रियाटिस में। उसकी चिकित्सा जो हम लोग करते हैं या वो मॉडर्न वाले करते हैं, वो पहले से कह देते हैं भैया घी तेल जितना भी है सब बंद कर दो, पानी भी नहीं पिएगा मरीज, यहाँ तक कि पानी भी उसको मना कर देते हैं कि आप पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि वहां पर वो पाचक पित्त निकल के ग्रहणी के अंदर नहीं आ रहा है, और अब वो ग्रहणी के अंदर अगर निकल के नहीं आया और वहीं पर अगर द्रवीभूत होता रहा, द्रवीभूत का मतलब एक्टिव होता रहा वहां पर, तो वो पैंक्रियाज को फिर इन्फ्लेम्ड करेगा। उसका गुण है कि वहां पर दाह पैदा करे, उसका गुण है वहां उष्णता पैदा करे, और वायु वहीं अंदर घूमेगी और फिर पेन वो उत्पन्न करेगी। और फिर मरीज को जब तक क्या होगा कि जब तक हम उसको कोई रिलैक्सेशन की दवाई नहीं देंगे, क्या उसकी जो अंदर की जो हमारे स्रोतस है उन स्रोतसों को फैलाने की दवाई नहीं देंगे, तब तक वो निकल के बाहर को नहीं आएगा, और जब बाहर को नहीं आएगा तो दर्द जल्दी रुकेगा नहीं। अभी चिकित्सा कफ की करेंगे। हाँ, चिकित्सा हम जो उसकी है वो कफ की चिकित्सा करेंगे, और कफ की चिकित्सा कर मतलब ऐसी करेंगे कि वहां पर जो स्नेह का पार्ट है वो कफ में कम हो जाए, अर्थात स्नेह को तो बंद करेंगे कि आपको स्नेह नहीं देना है किसी भी हाल में, कोई तरह का स्नेह है किसी तरह का, क्योंकि और यहाँ तक कि द्रव भाग भी कभी कभी क्या होता है, अम्ल भी मेरे को ध्यान आ गया कहीं मुझे जाना भी है, चलो अम्ल भी जो है वो मतलब कहना चाहिए देने पड़ते हैं, अम्ल भी बंद करने पड़ते हैं, और वो शुरू से ही बंद करवा दे जाते हैं कि अम्ल इसको नहीं देना है। अब मधुर हो गया, अम्ल हो गया, और फिर उस साथ में उसके नमक भी हमने उसको बंद करवा दिया। अब हमारे पास ड्रग कौन सी बचे? ड्रग तिक्त बचे। हाँ, ड्रग तिक्त बचे हमारे पास, और ड्रग जो एक कहता ना कि वो ताम्र जो है वो हमारे पास में ही है, हाँ, वो पैंक्रियाटिस की वो देवदाली, पिताजी की उन्हें विरासत मिली है, उन्होंने काम भी किया है, बढ़िया हॉस्पिटल भी बना दिया है, लेकिन वो बताते बताते किसी को नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके हम भी सीख गए कि इसको जो है वो ये करना है, और देवदाली, ठीक है, तो देवदाली को फिर जो है उसमें हम देते हैं, और वो मैंने सिर्फ केवल इतना सीखा है कि मैं देवदाली को उसमें थोड़ा सा मिक्स करके दे देता हूँ, 2-3-4 बूंद, क्योंकि उसको खिलाना तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके साथ में देते हैं, जब हम लगा के देते हैं उसको कि आरोग्यवर्धनी है या ताम्र भस्म है, उसके साथ में फिर हमको ये देना पड़ता है। खैर, शुरू की जो चिकित्सा है उस पर हम काम करेंगे कफ पे, और वहां पर किसी तरह से इन्फ्लेमेशन कम हो वो करेंगे, वहां पर जो हमारे स्रोतस है उसको डायलेशन हो जाए, और डायलेट होके वायु थोड़ी सी बाहर निकले और दर्द कम हो जाए,
आप यकीन करो, अभी वो जो गौरव अगर जुड़े हैं तो गौरव के समय रैली चलेगा, उन्हीं के सामने वो पेशेंट आया था मुजफ्फरनगर से, 75 साल की वो थी, और यहाँ आके उनको गाड़ी में उतरते ही नीचे वो चढ़ नहीं पाई, तब तक जो उनको दर्द होना शुरू हो गया, और वहीं पर जो है वो गेट से थोड़ा सा अंदर ही वो लेट गई, और फिर मैंने उनको फटाफट ऊपर से वही 3 सिरप ला के और उनको पिला दिए। 25 मिनट में दर्द खत्म, फिर पूरी दवाई दी, उनको गाड़ी में बिठाला और फिर वो लोग चले गए। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, और उन्हीं के कोई रिलेशन में है, उन्होंने भेजा था, मैं नाम भूल गया उनका, उन्हीं ने भेजा था, और तो वो ठीक है। और बाकी तो और भी मरीज आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ सिद्धांत ये है कि आपको किसी भी तरह से वहाँ पर जो स्रोतस हैं उनका डायलेट करना है, और जो पाचक पित्त वहाँ पर है, जो इन्फ्लेमेशन द्रवीभूत होकर इन्फ्लेमेट कर रहा है, एक्टिव है वहाँ पर, उसको बाहर निकालना है। वो बाहर निकल जाएगा तो वायु जो है उससे पहले ही बाहर निकल जाएगी, उसको निकलने से पहले ही बाहर निकलेगी, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ेगी नहीं, किसकी, जो वहां पर जो पाचक पित्त है उसकी मात्रा वहां नहीं बढ़ेगी, और वायु क्योंकि बढ़ी हुई है अंदर, तब वो वहां से उसके, जब हम फैला देंगे स्रोतस, वो वहां से उसके किनारे से होकर निकल जाएगी, और दर्द उसको मरीज को, पेशेंट को कम हो जाएगा। लेकिन ये ना समझे कि ये दोबारा से ऐसा नहीं करेगा, उसकी थोड़ी सी लंबी चिकित्सा है, मरीज ठीक हो जाता है आराम से। और ऐसा भी नहीं होता है कि कोई ये मतलब कहना चाहिए, ये कहें कि नहीं साहब हमने 1.5 साल इलाज कर लिया फिर इसके बाद होगा, ऐसा नहीं होता है। कि आपने अगर 1.5 साल इलाज किया है, आपको परहेज बढ़िया किया है, तो फिर मरीज परमानेंट ही ठीक होता है, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। देखो एक चीज बता दूं, आप खुद दिमाग से सोचो, अगर आचार्यों को क्या पैंक्रेटिस हुआ नहीं करती थी क्या? अगर चरक के जमाने में नहीं हुआ करती थी तो माधव के जमाने में भी नहीं होती थी। अगर माधव के जमाने में नहीं होती थी तो क्या भाव प्रकाश के जमाने में भी नहीं होती थी? तो क्यों नहीं लगा उनके लिए कि ये ऐसा रोग है जिसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, कहीं पर कुछ इंडिकेशन, अगना से सोच लिख के छोड़ दिया। तो वहां होती थी, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता थी कि अब जब ये स्रोत संप्राप्ति हम पूरी बता रहे हैं और पूरा पाचक पित्त का इसका पूरा बता रहे हैं, पूरी ये बता रहे हैं, तो वैद्य को सोचने में टाइम क्या लगेगा। तो इसलिए उन्होंने जो है इसको जो है थोड़ा सा कहीं कहीं दे दिया, आर्त शोध या अग्नाशय शोध, इस नाम से जो उसको डिस्क्राइब करके और थोड़ा सा एकाध श्लोक में और करके उसको छोड़ दिया। हम लोग डरे नहीं, हम लोग डर जाते हैं पैंक्रेटिस का, वो तो डर ही जाते हैं एलोपैथ वाले, तो मतलब ही नहीं है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। चिकित्सा लिख लो, फिर उसके बाद दूसरा केस लेते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, और बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली चिकित्सा करो। सर यहाँ आरोग्य वर्णीय ताम्र में ना थोड़ा देवदाली सुरेश की भावना दिलवा के दीजिए, तो एक बार हमारे पेशेंट पे एक बार ट्राई भी हो जाए। हाँ 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 हाँ, वो तो मैं दिखाऊंगा किस तरह से वो कर देते हैं, और भावना को किस तरह से देते हैं, सिंपल रूप में किस तरह से दे देते हैं। गॉल ब्लैडर थिकनेस भी है, हाँ वो भी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप तीनों आशावरिष्टों का जो कॉम्बिनेशन देते हैं, वो तीनों आशावरिष्ट लेके साथ में बासारिष्ट भी देना है, क्योंकि बासारिष्ट कफ को कम करेगा। सर ये तीनों कौन कौन से हैं? बल्कि 2 दे दो, तीसरा मत दो, ठीक है। पुनर्वारिष्ट काट दो, कनकासम, मंजिष्ठा और बासा। सर आजकल इनको देने से लोगों में इरिटेशन ज्यादा हो रही है, लोग कहते हैं अंदर से जलन सूजन आ रही है। और तुमसे को पानी मिला के पियो। वो तो कहा था सर कि पानी ज्यादा डाल के ले, फिर भी ये 2-3 पेशेंट्स ने कंप्लेंट करी। मात्रा कम कर दो, उनको अम्लपित्त की संप्राप्ति होगी तो उनको सबसे पहले थोड़ी सी अम्लपित्त की ड्रग दे दो, शतावरी वगैरह, मुक्ता सुक्ति खिला के फिर उनको दे दो। अगर किसी को एक्यूट हो रहा है तो जलन होने दो, कुछ भी होने दो, पहले दर्द रोकना है, उसके बाद देखेंगे जो भी है। सर इसमें फेस पे बता रहे हैं स्वेलिंग आती है, तो इसमें तो स्वेलिंग आ ही नहीं सकती। पता नहीं, वो कह रहे थे सर इसको लेने से चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, तो उनको अम्लपित्त की संप्राप्ति होगी, पहले अम्लपित्त होगा उनके लिए, जलन वगैरह होती होगी उनके। तो ऐसा करो ना, अगर ऐसे पेशेंट ना आया करें तो सर पेन नहीं रहते कुछ भी ये सिरप देने हैं सर, कनकासो, मंजिष्ठा और वासा। अभी फिलहाल तो पेन नहीं है सर उसको।
अगर पेन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उनको लेके और रख दें, कहना जब आपको लगे कि हल्का हल्का पेन हो रहा है तो आप इसको ले लें। हाँ ठीक है सर। सर पेन नहीं है तो ये सिर्फ नहीं देना है सर? अगर पेन नहीं है तो पेशेंट को पेन में थोड़ी ना उसको हम जो है वो पेन नहीं है तो हम वहां पर फिर पित्त को और ज्यादा प्रकोपित करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पेन नहीं है तो छोड़ दें वहां पर कि अब इसको रहने दो, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, जब पेन हो तब पीना। जी सर। सर जहर मोरा पुष्टि। हाँ यस, पैंक्रियाटिस की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जहर मोरा पिस्टी। लिखो आप एक तरफ से। सत्य गिलोय, अवरक भस्म, सर यहाँ अब्रक भस्म क्यों है सर? कफ का नाश करेगी, जो उसमें कफ होगा उसमें कफ उसी के साथ में तो जा रहा है। अबरक भस्म क्या, अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है तो अबरक भस्म नहीं देते। ताम्र दे सकते हैं ना सर यहाँ ताम्र भस्म? ताम्र तो शुरू में देंगे ही नहीं उसे, ताम्र तो हम तब देंगे जब हम देख लेंगे कि हाँ ये ताम्र लायक हो गया, अभी नहीं देंगे। सर अबरक भस्म के बाद एक्यूट स्टेज में नहीं देंगे सर तामर, क्योंकि पित्त का और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, फिर और ज्यादा पेन ज्यादा रहेगा। उसमें ये नहीं देंगे। हाँ सिंपल का योग आरोग्य बटनी लगा देंगे उसमें। सर कनेक्शन टूट गया था, अबरक भस्म के बाद क्या बोला? सत्य गिलोय, अबरक भस्म, शतावरी चूर्ण, प्रवाल पिष्टी, इनको सबको मिला के जहर मोरा मिला है ना, मिला डॉक्टर साहब? हाँ जहर मोला, हाँ जहर मोला सबसे पहले ही है। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये शतावरी चूर्ण है ना सर, अभी कफ बढ़ा हुआ है, शतावरी थोड़ा मधुर विपाक हो जाएगा तो दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। शतावरी कोई स्नेह की मात्रा थोड़ी ना बढ़ा देगा, प्रोटीन को मतलब एनसी स्टोर करेगा। क्या सर? प्रोटीन को स्टोर करेगा, रिस्टोर ओके, प्रोटीन को स्टोर करेगा सर, भाई। जैसे वो पारद लेते हैं, गंधक लेते हैं, उसको जारित करते हैं, ताम्र मिलाते हैं, देवदाली में जो भी करना जानना दिया, हम रस सिंदूर वगैरह कुछ चीज प्रिपरेशन लेके उसमें देवदाली स्वरस की भावना दिलवा के यूज ट्राई क्यों नहीं कर सकते? मैं ये पूछ रही हूँ। जैसे मान लीजिए 1-2 बूंद से ही हम थोड़ा सा भावना दिलवाएं रस सिंदूर पारद गंधक के कॉम्बिनेशन को, सिर्फ पारद गंधक ले अच्छी क्वालिटी का और फिर उसमें भावना दिला के वो यूज क्यों नहीं करते? करेंगे ना, क्यों मतलब अब तो मैं ट्राई करवाना चाहती हूँ, बस एक पेशेंट में ट्राई हो जाए, हमारा ट्रायल चल जाए। हाँ वो ट्रायल चला देंगे उसको। अभी पेशेंट को थोड़ा सा वो कर लो, तो उसके बाद में उसको ताम्र सिंदूर देंगे सीधे देवदाली के साथ में। सर इसमें सूत शेखर रस, सर इस सबका मात्रा बता दीजिए सर, मात्रा नहीं बताई सर। सूत शेखर रस है, सूत शेखर रस, हाँ वो देंगे सूत शेखर रस। हाँ क्या पूछ रहे? मात्रा सर, सब मात्रा सर। अच्छा शतावरी लिखो 100 ग्राम, 10 ग्राम सब ले लो। पानी में लेना है ना सर? हाँ सब पानी से। सम्मिलित मात्रा कितनी देनी है सर? देखो 100 ग्राम तो वो हो गया, 10 ग्राम सब हो गए, जहर मोरा, सत्य गिलोय, अभरक, ठीक है। और क्या था? वो प्रवाल पिष्टी। हाँ प्रवाल पिष्टी, सब 10 ग्राम हो गए ना? जी सर। तो 150 ग्राम हो गया।
140। 140 हुआ ना, 140 में बस 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम को पानी से दे दें देवदार आदि क्वाथ के साथ। यहाँ देवदार व्याधि का क्या रोल? अम्लता, क्योंकि एक कारण से इन्फ्लेमेशन होना एक जगह संभव है, लेकिन अम्लता से सभी जगह संभव है। तो 20 ml सुबह शाम देना है देवदार आदि क्वाथ। हाँ, इसको उसी के साथ दें। सर हम यहाँ सर इसमें बूनेम्बादी क्वाथ, हाँ हाँ, देवदार व्याधि की बजाय ना बूनेम्बादी से करेंगे तो ज्यादा अम्ल पित्त भी जितना रहेगा वो भी सारा बात आउट होता रहेगा। देखो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ सौम्य औषधियां नहीं है, जैसे प्रवाल पिस्ती दे दी, शतावरी दे दी, सौम्य दे दी, ठीक है। मैंने वहां पर ऐसा कोई ड्रग नहीं दिया है। निम्बादी जब हम देंगे तो वहां पर वो कफ को इतना सूखा डालेगा ना कि मरीज और ज्यादा परेशान होगा। जी, क्योंकि नीम जो है वो आमरस के साथ साथ कफ को भी सूख डालेगी, उसको भी खत्म कर देगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको 10 दिन खिला के फिर उसको बंद कर दें, ले जी अब ये बंद करो फिर ये शुरू कर दो। तो वहां पर ये चिरायता है, ये सुदर्शन है, इनको सबको हम दूर रखेंगे, क्योंकि हमको वो ड्रग नहीं लेने हैं जो पित्त की मतलब कहना चाहिए खुद जो है वो तो वैसे ही जो है वहां पर मतलब कहना चाहिए एक द्रवता की अवस्था में अंदर है, और ये ड्रग वहां अंदर घुस नहीं सकते, क्योंकि पैंक्रियाज एक ऐसा है जिसमें वो ऐसे ही ड्रग प्रवेश करेंगे जो उसके सर्कुलेशन में जाके तब उसके अंदर जाए। जी सर। सर इसमें एरन तेल का कुछ रोल है सर? एरन तेल का है, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तब एरंड तेल को, उसमें है ना कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही। सर अभी फिलहाल नहीं है सर, अभी तो नहीं है। नॉर्मल मोशन पानी पीने के बाद आ रहा है उसको मोशन सर, लेकिन ऐसे सादा नहीं आता। उठते साथ ही 1 गिलास पानी पीता है, उसके बाद में मोशन का प्रेशर आता है सर उसको, ठीक है, ठीक और है। एक ही बार जाता है रोज को। तो भी मुझे लगता है सर एरंड तेल देने से थोड़ा सा उसको अच्छा रहेगा। हाँ, एरंड तेल को कम मात्रा में देंगे सर? हाँ, एरंड तेल को 10 ml में बहुत है। जी सर। और इसका कोई अनुपात नहीं है, केवल पानी से देंगे। जी सर। सर आपके एक पुराने लेक्चर में सुना था देवदाली का नस से टाइप में यूज किया था आपने, वो मैं बताऊंगा वो इसमें देवदाली यूज को वहाँ नस से वहाँ पीलिया में देते हैं, यहाँ पर हम देवदाली को भावित करके देंगे हम बता देंगे। ताल सिंदूर को ये वो क्या नाम है, ताम्र सिंदूर को ही जो है वो उसी का करके और उसको दे देंगे। और मैं जब अपने पेशेंट को दिखाऊंगा तो अगली बार आएगा वो 1 महीने में, तब तक ये चलता रहेगा, और फिर मैं एक वीडियो बना लूंगा उसका और फिर डाल दूंगा। एक तो दिक्कत ये है कि इतनी व्यस्तता है कि वीडियो बनाने का कोई वो चांस ही नहीं मिल पाता, किसको पकड़ाऊं क्या करूं। चलो करेंगे। हाँ, पित्त शेखर रस, आरोग्य वर्धनी और अर्क कासनी। खाने में तेल बिल्कुल बंद कर देना उसका, खट्टी चीजें बंद कर देना, मधुर, अम्ल और लवण काफी कम के दोनों के ऊपर कम कर देना। अम्ल में लवण में सेंधा नमक खा ले। तो खाना खा सकता है, रोटी चावल ये खा सकता है नॉर्मल से, चावल या को फिर उसको लंगन जैसा कराना पड़ेगा सर? नहीं 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 नहीं, लंगन नहीं कराना, मरीज को और वायु बढ़ जाएगी। चावल नहीं खाएगा, उड़द की दाल है, दही है, खट्टी चीजें, मीठा, ठीक है, और तेल पेट में नहीं जाना चाहिए उसके। जी सर। रोटी खाएगा सर? हाँ, रोटी खाए, लेकिन रोटी का ऊपर का पहले छिलका जो है वो खाना शुरू करे, ठीक है। जी। और हाँ, और बिना तेल का फुल्का बनता है ना सर, पतली सी फुल्के बनते हैं ना सर ऐसे?
वो देना स्टार्ट करेंगे। हाँ गैस पे भून के, माने तवे पे सेकने से भी गैस पे सेक के बनती है ना सर, वैसी रोटी हल्की हो जाएगी ना। हाँ हाँ हाँ। जवार चलेगी सर? जवार तो इधर खाते हैं ठीक से। ज्वार रूक्ष होती है, बाई और बढ़ाएगी, घटा देना। अच्छा, गेहूं की रोटी फुल्का बता दूंगी सर। हाँ जी। सब्जियों में कुछ बंद करनी है सर, सब्जियां? सब्जी में जितनी भी रक्त को दूषित करने वाली सब्जियां हैं, उन्होंने बंद। नमक क्यों हटाया? ये सूती निगम भिंडी, ऐसा है बैंगन, ना? अरबी, भिंडी, बैंगन, अरबी, छोले, राजमा, कड़ी, साग सब बंद। हाँ सर अभी देवदारी नहीं दिया है ना सर? दिया है। क्वाथ मैम, क्वाथ दिया है। ओके। नहीं मैम, देवदाली नहीं दिया है, देव दरव्याधि को दिया है अभी। हाँ देवदाली देवदारुवादी नहीं दिया, क्वाथ है वो। देवदाली दिया है, देवदाली नहीं दिया हाँ और देवदार कासनी क्यों दारवादी। दिया सर? है। कासनी कफ। कासनी, कासनी सर, हाँ अर्क कासनी। हाँ। कासनी जो है ना, वो जैसे कि हमारी मकोई होती है, जो तो मेन जो है उसी पे काम करती है, लिवर पे। ठीक है। कासनी को मैंने ज्यादा मतलब मैंने चीज स्टडी तो नहीं किया है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कासनी जो है वो मेन रूप से जो है वो हमारे जो एक क्या होता है, माइलेज जो एंजाइम्स होता है, उस माइलेज एंजाइम को कम करती इतनी आवाज आ रही, सुनाई नहीं दी। है। माइलेज एंजाइम को कम करती है कासनी। बाकी डिटेल मैं बता दूंगा, डिटेल मैंने अभी जो है उसकी हो गया, आपका कासनी तक हो गया ना? सर एमाइलेज एंजाइम को जी कम सर। करके बोला ना आपने? हाँ, माइलेज एंजाइम को कम करती डोज कितना देना है सर अर्क कासनी का? है। अर्क कासनी का 25 ml कम से कम। 25 ml सुबह शाम या एक बार सर? सुबह शाम। खाने के बाद, खाने खाने के बाद। हाँ खाने के बाद। और ये सर पीत शेखर और ये आरोग्यवर्धनी, दो गोली सुबह शाम, ये खाने के बाद ही देना। पानी से ही लेंगे ना सर? पानी से ही। इसमें जो भी दवाई देनी है पानी से देनी है, दूध वूध तो बहुत दूर रखना उसको। सर देवदारी कब स्टार्ट सर करेंगे? दूध वगैरह तो, दूध दही, दही छाछ ऐसे कुछ नहीं देना है ना इसको कुछ सर? नहीं कुछ जैसे नहीं यूजुअली कुछ देते नहीं, हैं। दूध दही छाछ पनीर ये सब लगाना चाहिए। बंद। हाँ सब्जियों में सुनो, जी। सब्जियों में जी। हरी मिर्च नहीं खाएंगे, जी सर। बंद करो हरी मिर्च उनकी। ठीक है। जी। और जैसे जो मतलब कहना चाहिए जो सीधे डायरेक्ट पेट में हरी जाए वो नहीं देंगे, तुरई छील के, कद्दू छील के, ठीक है, हाँ। खिलाएं, लौकी छील के खिलाएं। आलू की मात्रा थोड़ी कम रखेंगे, बल्कि अगर 10-15-20 दिन तक आलू ना खाए तो अच्छा है। जी। और बाकी जो और सब्जियां आ रही हैं खा सकते हैं, लेकिन वो छिली होनी चाहिए। जैसे परमल है वो छील के खाएं, हरा पार्ट जी नहीं जाए, सर। परमल जाए अंदर। जी। सर देवदारी कब स्टार्ट करेंगे सर? देवदाली इसके बाद स्टार्ट कर देंगे जब पेशेंट थोड़ा सा उसका बल हो, क्योंकि ताम्र जब जाएगा ना जैसे सिंधु, तो वो पित्त को ऐसे फेंकेगा निकाल के। ठीक है। हाँ तो उसमें उस समय पित्त को जब निकाल कर फेंकेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना पाचन को। हाँ सर। अभी उसकी डाइट तो थोड़ी सी मेंटेन कर लो, तभी तो हम ताम्र दे दें। सर इसमें घिया का जूस वगैरह दे सकते हैं, हल्का लघु रहता। हाँ वो दे सकता, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना रख लो, निधि अरोरा जी आप रखो, कुछ ही मिनट रह जाए। जी सर, प्रणाम सर। सर मैं एक इस केस में भी बोलना चाहती हूँ सर। एक एमआर आए थे मेरे पास, वो खुद पेनक्रेटाइटिस से मतलब निकल चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने खुद का ट्रीटमेंट खुद करा था। वो कह रहे थे वो वहां भी गए थे उधर सर के पास, लेकिन वहां बहुत महंगा वो पूरा पैकेज बता दिया था। तो उन्होंने कहा मैं मरूं या जीऊं, मैं खुद ही ट्रीटमेंट करूंगी। सारे बहुत एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, बता रहे थे कंडीशन बहुत बुरी थी। तब से उन्होंने ये कपालभाति शुरू किया।
तो बोल रहे थे कपाल भाती से उनको इतना अच्छा रिलीफ मिला, उन्होंने तो ये सोच के किया था कि अगर मतलब आर पार हो जाएगा, या तो इससे मैं ठीक होऊंगा या तो बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगा। तो कपाल भाती से कह रहे थे इतना अच्छा रिस्पांस मिला उन्होंने कि अभी भी कह रहे थे कि 10-12 साल हो गए हैं इस बात को, कह रहे थे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाय तक पीता हूँ और मेरी आदत में आ गया है, मैं 1-1 2-2 घंटे सुबह कपाल भाती करता रहता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, कपाल भाती करता रहता हूँ, कह रहे थे। मैम और कपाल बाकी नेट वगैरह पे दूध शेखर रस लिया था। और सर उन्होंने खुद के ही ऑब्जर्वेशन से ये देखा कि उनको जैसे पेन रात को उठता था, तो उन्होंने अपनी डाइट मतलब खाने के टाइम को वो कम कर, रात के खाने का टाइम डिक्रीज करते करते उन्होंने ये देखा कि जब वो 4-5 बजे तक जो खाना हो खा ले, रात को कुछ नहीं लेते थे, तो उनका पेन नहीं होता था रात को, बीच रात में कह रहे थे, वरना 10 से 2 के बीच में वो ही पेन उठता था, तो वो होना उनको बिल्कुल बंद हो गया। तो कह रहे थे ये 3 चीजें मैंने वो करी थी। कहते उसके बाद तो जैसे जैसे लोगों को पता लगता गया, मैंने कितने पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट कपाल भाती से ही ठीक कर दिए। तो सर इसलिए कपाल भाती का मतलब सजेस्ट करूंगी मैं कि उन्होंने बहुत, अगर शरीर में बल है तो कपाल भाती करें। सर कपाल भाती तो एलोपैथी का मेडिसिन एक्यूट स्टेज में तो बंद कर दो, एलोपैथिक मेडिसिन बंद कर दो, उसको स्टेरॉइड वगैरह दे रहे होंगे और सब कुछ नहीं। कपाल भाती करे, वो कोई पैंक्रिया के टैबलेट भी है सर, वो भी बंद करने को बोलूंगी मैं, और ये कल से मॉर्निंग से स्टार्ट कर दूंगी सर। हाँ वहाँ तो वो गैस का कैप्सूल है पेंटोप्राजोल, और वो वही उसमें वो पैनक्रियाटिक एंजाइम लेते हैं सर, क्रियोन्स लेते हैं, जी जी। 25। इससे बढ़िया तो यूनि एंजाइम खा ले उठी। सर मेरे पास जो पेशेंट आता था, मेरे पास है 2-3 पेशेंट, मैंने तो उनको यही देता हूँ स्वर्ण सूत शेखर रस, और उसमें गिलोय सत्व डालता हूँ सर, और ये परवाल पिष्टी डालता हूँ, मुक्ता सुक्ति डालता हूँ, और शंख भस्म डालता हूँ, और साथ में लीवर का एक सिरप देता हूँ, और आरोग्य वर्धनी, और मृदु विरेचन देता हूँ सर। उसमें काफी पेशेंट सारे स्टेबल रहते हैं मोस्टली। और पेशेंट प्रॉब्लम में वही आता है जो जैसे मोस्ट सारे पेशेंट अल्कोहलिक है, वो जिस दिन अल्कोहल लेते हैं उसी दिन फिर खराब हो जाता है। हाँ तो वो तो उनकी हिस्ट्री अलग है। जी ठीक है निधि सर, मैं अब हाँ, अपना निधि केस रखो रखती हूँ। आपने। जी सर, जी सर एक पेशेंट है 42 इयर्स का, वो मेरे पास लगभग 2-2.5 महीने से है। तो मैंने सर उसका अम्लपित्त का पेशेंट है, मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था, फिर बीच में थोड़ा आराम आ गया, बीच में 1 महीने के लिए चला गया था, फिर वो एलोपैथी में प्रॉब्लम उसकी बढ़ गई थी, अब फिर वापस से आया है। तो सर मैं आपको बताती हूँ शुरू से उसका। तो सर उसको अभी 2 साल से एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है, बहुत सीवियर पेन है कि इवन ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है, पेन कंटिन्यूअस बना रहता है, लेकिन मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक बहुत ज्यादा होता है, बहुत बेचैनी घुटन बताता है, और इवन पसलियों के नीचे जाता है बोलता है पेन, उससे बहुत ज्यादा ये परेशान है। वैसे उसको 15 साल से सर शियाटिका की प्रॉब्लम है, पूरे पैर में झंझनाहट रहती है, पैर में इवन पंखे की हवा भी बर्दाश्त नहीं होती, उससे पेन बढ़ता है, सुन्नपन होने लगता है उसका, हिप में भी पेन और जकड़ाहट रहती है। फिर अभी 5 साल से उसको सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम होने लगी थी, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है सर, वो उसके 3 साल पहले लगभग उसने ऑपरेट कराया था, तो ऑपरेशन उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब उसने स्टोन तो निकलवा दिया लेकिन फिर यूरिन रुक गई थी, तो फिर डॉक्टर ने फिर ऑपरेट किया, उसके बाद फिर उसकी वो पेन ये यूरिन रुक रही थी, फिर उसने बोला तीसरा ऑपरेशन फिर करा, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर मेरे 3 ऑपरेशन करे, और मेरे को इतनी ज्यादा पेन किलर खिलाई, उसी के बाद से इसको ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन की प्रॉब्लम रहने लग गई। अब सर सबसे ज्यादा मेन तो वो उसका यही इशू है कि ये उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो पेन बना रहता है, उसके अलावा अब उसकी कुछ टाइम से उंगलियां भी मुड़ने लग गई हैं, सोते सोते उंगलियां मुड़ जाती हैं और बहुत झंझनाहट होती है, कह रहा हाथ की तो कई बार हो चुका है कि सोते सोते बिल्कुल उंगलियां मुड़ जाती हैं, और फिर धीरे धीरे सहलाने से धीरे धीरे फिर नॉर्मल आती हैं, और पैरों की भी कभी कभी अब मुड़ने लग गई हैं। सर इस केस में मैं एरंड का तेल, कामदुधा, अविपत्तिकर, शतावरी, कपर्दक, मुक्ता शुक्ति, प्रवाल का कॉम्बिनेशन ये अलग अलग करके भी दे चुकी हूँ, जैसे अविपत्तिकर का अलग और ये शतावरी मुक्ता प्रवाल का अलग करके, और ये बीच में कुछ टाइम के लिए मैंने जहर मोरा, प्रवाल पिष्टी और गिलोय सत्व का कॉम्बिनेशन भी दिया था कुछ टाइम के लिए। बाकी एक बार सर आपने अम्लपित्त के उसमें बताया था पटोल, घृत, मिश्री और दूध, तो ये भी मैंने उसका शुरू करवाया था एम्प्टी स्टमक,
सुबह शाम। और यशद, ये जो कैप्सूल कोटेकल का आता है, वो लोग बोलते हैं कि ये मतलब हील करता है ये अल्सर्स को, तो इसका ये भी चलाया मैंने, स्पेशली उसके लिए पहली बार इस पेशेंट पे ही ट्राई करा मैंने। एक एक कैप्सूल सुबह शाम ये भी चला रखा है। सिरप अम्लपित मिश्रण, और बीच में एक आध बार सिरप जो विर्गो का एसी न्यूट्रा है वो भी दिया है। सर ये सब चीजें ऑलमोस्ट उसकी मतलब कभी कुछ कम कभी कुछ ज्यादा करके ऐसे शुरुआत से ही चल रही हैं। बीच में कुछ टाइम के लिए उसको लगने लगता है कि ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर कुछ ऐसा होगा जबकि पेशेंट खाने में भी बिल्कुल नॉर्मल उसमें है, एकदम नॉर्मल डाइट पे है, बहुत ही मतलब सादा खाना लेता है। थोड़ा सा फील्ड वर्क उसका रहता है, वो ठेकेदार है, तो ये वाली थोड़ी धूप में रहने की थोड़ी सी हिस्ट्री है उसकी। बाकी सर अब आप गाइड करें कि आगे कैसे ट्रीटमेंट वो करूं। धूप में रहते हैं ना? धूप में रहना पड़ता है सर उसको थोड़ा बहुत। ऑपरेशन हुआ था किडनी का है? जी सर। उसके बाद फिर उसको अम्लपित्त हुआ? हाँ जी। उसके बाद फिर उसको गैस अम्लपित्त हुआ? जी सर, ये 2 साल से है उसको प्रॉब्लम, ऑपरेशन के बाद से ही शुरू हुआ, क्योंकि वो कह रहा था कि डॉक्टर ने बहुत पेन किलर्स, बहुत हाई डोज में एंटीबायोटिक ये सब चलाई थी उसकी। उसके बाद फिर उसको ये पैरों में दिक्कत या हाथों में दिक्कत आई, सर्वाइकल और ये है? सर ये पहले से थे, ये तो उसकी 15 साल से है दिक्कत, लेकिन वो मतलब अभी इस प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान है। वो बोलता है कि ये शियाटिका की तो मैं करता रहता हूँ कैसे कैसे मैनेज, कभी तेल लगाकर, बिना पंखे के सोकर, किसी तरीके से मैं करता रहता हूँ, लेकिन मेरे से ये वाली जो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन वाली है, और जो ये घुटन थी, मुझे बेचैनी, सुबह खाली पेट ज्यादा दिक्कत होती है, कुछ खाने के बाद थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वो बेचैनी जो है वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही। और अब मतलब अभी जैसे उसका ट्रीटमेंट मेरे से बीच में काफी टाइम से चल रहा था, बीच में 1 महीने के लिए वो फिर एलोपैथी पे चला गया था, तो अब जब से दोबारा से लौट कर आया, अब उसके मुड़ने वाली, हाथों की उंगलियों की मुड़ने वाली प्रॉब्लम अब ये ज्यादा हो रही है। पहले भी हिस्ट्री दी थी उसने लेकिन कम थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। ठीक है। जो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट, संप्राप्ति कल बताऊंगा, 2 लोग और हैं उनको भी करना है, संप्राप्ति में कल बता दूंगा। ये फेसबुक पर हमारे कई बार काफ़ी लोग देख रहे हैं, 18-20 लोग। तो आप लोग अगर एबीसी फाउंडेशन से जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर है 9927753780। इस नंबर पर आप जो है मुझे अपना व्हाट्सअप भेज दीजिएगा, रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं आपको जो है ग्रुप में ऐड कर लूँगा। थैंक यू। इसमें क्या है, इसका ट्रीटमेंट लिखो, इसमें जो कफ की संप्राप्ति है बनी हुई है उसकी, और वहाँ पर वो कफ विदग्ध हो रहा है, तो इसको ऊर्ध्वगत अम्लपित्त है, और अम्लपित्त से वो पहले जो उसके साथ में स्थिति घटी है, वहाँ पर वायु जो है, क्योंकि बार बार जब ऑपरेशन होता है स्टूराइड खिलाते हैं, और स्टूराइड खिलाने से फिर वायु और ज़्यादा जो है वो प्रकुपित हो जाती है, स्थान संचय कर लेती है। कफज संप्राप्ति, कफज को लेकर ऊर्ध्वगत अम्लपित्त हुआ, और ऊर्ध्वगत अम्लपित्त फिर वहाँ पर जो है वो कफ जो है विदग्ध हुआ, और बाकी जो है मैं बस समझा दूंगा। अभी आप ट्रीटमेंट लिखो, कुक्कुटान तक बस। एक बात और सर, 1 मिनट सर, एक चीज और रह गई कि उसका वेट भी लगातार कम होता चला जा रहा है। हाँ ठीक है, अब भी काफी कम है, लगातार कम होने पर ही है। ठीक है। कुक्कुटान तक भस्म। जी सर। कपड़ तक भस्म। सत्य गिलोय। ये हो गया, 10-10 ग्राम तीनों ले लो। ठीक है सर। जहर मोरा पिस्ती 10 ग्राम। इसी में मिलानी है सर? हाँ इसी में मिलानी। और इन सबको जो है
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हिंगवाष्टक चूर्ण मिला देना। कितना है? 100 ग्राम हिंगवाष्टक चूर्ण मिला देना। ये 40 से 50 हो गए। 40। आधा चम्मच सुबह शाम। तो खाने से पहले बाद में? हाँ, ये खाने के बाद में, सुबह नाश्ते के बाद, शाम को खाने के बाद। कितनी देर बाद देना होता है सर? कोई भी औषधि जो है खाने के 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट दे, ताकि वो वात पित्त कफ के हिसाब से और पानी और ये सब कफ के हिसाब से सेट हो जाता है उसमें भोजन, तब उसके बाद फिर औषधि। खाने के पहले देना है तब भी 20 मिनट पहले दें, खाने के बाद देना है तब भी 20 मिनट बाद ही दें, कोई दवाई देनी है। हाँ, पहले क्या क्या दे रहे थे आप? सर मैंने दिया कामदुधा मोटी। एरेंटेल दिया? एरेंटेल सर, हाँ जी जी सर। एरेंटेल तो स्टार्टिंग से ही चल रहा है सर। एरेंट का तेल और कामदुधा मोटी। एरेंटेल का अनुपान क्या था सर? दूध में। एरेंटेल खाली देना है, दूध खाली? अच्छा, पानी से। हाँ, वो भी रात को दें, दिन में ना। जी सर, रात में ही। अच्छा, हो गया? जी सर। का सेवन, दंडमाड़ी घृत मिल जाएगा? जी सर, ठीक है मेरे पास। हाँ, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाली पेट दे दो। क्या बोला सर? सैन वाली? सर ये पटोल वाला जो घृत अभी चल रहा है, पटोल मिश्री और दूध वाला, तो इसको अभी रुकवा दूं या? हाँ, अभी बंद कर देना, उसको। सर ये लास्ट क्या बोला आपने? दांडिम घृत। दाड़िम घृत, अनार का। अनार वाला। चूने का पानी। सर यहाँ हम महातिक्त घृत नहीं ले सकते? पंचतिक्त या महातिक्त? ना, नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेते हैं, वो क्यों बताऊंगा। चूने का पानी मतलब आपने अपने वो उसमें ला के डुबा लेना उसको, 1 किलो 2 किलो पानी में डाल देना उसको, और 2 रात भीगे रहने देना, फिर ऊपर से पानी छान लेना और उसको बोतल में भर के दे देना। बोतल में भर का मतलब छोटी वाली शीशी में, उससे कहना आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पियो। कितनी मात्रा से चूने की? चूने की मात्रा नहीं, चूने का पानी। पानी में चूना सर कितना? पानी अरे भाई, चूना लेके आओगे, भिगो लो उसको, और भिगोने के बाद उसकी दूनी मात्रा में 2.5-3 गुना मात्रा में उसको भिगो के और छोड़ दो उसको, और फिर जब वो 2 दिन में ठंडा हो जाए तो उसका पानी ऊपर से निकाल लो और चूना उसी में छोड़ दो, और वो चूना जो है दूसरे मरीजों में काम आ जाएगा। तो चूना, कोई आया मुझे कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप उसको चूना दे सकते हैं। उधर उसको चूने का पानी, छार है एक प्रकार का, वो छार जाएगा बॉडी के अंदर, अपना काम करेगा। ओके सर। ये दे दिया? जी सर। ठीक, अब लिखो उसको, क्योंकि उसको अब ये चीजें ज्यादातर डिपेंड करती हैं
हमारे उस पे कि मेरे को ये हो रहा है, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो ब्रह्मी पल्स और मानस मित्र वटी, बस। ब्रह्मी पल्स की आती है एसकेएम की, नहीं एसकेएम, हाँ एसकेएम की आती है, वो एक कैप्सूल दे दे, हरे कलर का सर ये कैप्सूल। ब्राह्मी पल्स मिल नहीं पाता। केरला की है, केरला की आती है। केरला की है। सर ये ब्राह्मी पल्स नहीं मिल पाता सर, निरोग स्ट्रीट पर भी नहीं है। अच्छा, सर मानस केरला मित्र की है, वटी मिल से जाएगी। केवल सामने सामने चलेगा। वो ले ले, धन्वंतरी की निंदो टैबलेट है, बड़ी अच्छी। है? कौन से सर? निंदो टैबलेट है, धन्वंतरी की, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। निंदो? हाँ हाँ, इसका कॉम्बिनेशन वही मंडूक पर्णी, अष्टमधि, अश्वगंधा, बचा, आंवला, तगर, जटामांसी, यही सब। सर मैं इनको ये बीच में अभी ये नहीं चलाई वैसे ये है तो ब्रह्म, ये है जी सर मैंने कोशिश करी थी, मिल नहीं पाई मुझे सर। ये एसकेएम की है, इसको मंगवा लो। सर ये एसकेएम यहाँ नहीं मिलता और ये निरोग स्ट्रीट पर भी नहीं है। अच्छा, तो चलो ऐसा करो फिर, ब्रह्मी को बिरवाल पंचामृत रस के साथ दो फिर। सर मुक्तावटी ले ले, प्लेन ब्राह्मी को। हाँ ठीक है सर। मुक्तावटी ले ले, मुक्ता सस्ती भी है। हाँ, या मुक्तावटी ले लो, मुक्तावटी ले लो, ठीक है। मुक्तावटी ले लो और मानस मित्र बटिका। ठीक सर। संगीता जी आप अपना केस रखो। सर इसमें आपका फेवरेट वो नहीं दिया आपने, शतावरी चूर्ण आप यूज करते हो अमल। शतावरी ऐसा नहीं दिया, ऐसा ना वहां पर ऊपर रख सब कफ की संप्राप्ति बनी हुई है उधर, ठीक है, और ऊपर ही है उसके उद्गति है, तो वहां पर कफ पहले से ही है, इसलिए मैंने वहां पर। और सर ये जो उंगली जो टेढ़ी हो रही है जैसे, तो सर ये उसमें ये भी कवर हो जाएंगे? वो मैंने दे दिया, वहां पर मैंने दो चीजें मिक्स कर दी हैं। वो दो चीजें क्या मिक्स करी हैं? कुक्कुटान तक भस्म और कपर तक भस्म। कुक्कुटान तक में कैल्शियम होता है। जी सर। सर ये कपर्दक और ये जौहर मोहरा भी बीच में, ये सब तो कैसे चल रहा था? कुक्कुटान नहीं दिया सर मैंने अभी तक। कुक्कुटान तक दे सर प्रवाल पिष्टी ये सब चीजें तो चल ही रही थी स्टार्टिंग से, लेकिन ठीक है सर। संगीता जी आप अपना रखो, लंबा तो नहीं ज्यादा। थैंक यू सर। सर एक मेरा पेशेंट केस नहीं है सर, मुझे थोड़ा सा बात करनी थी कि एक हमारे यहाँ स्टाफ में एक लड़का है, तो उसको सर जैसा वो बताता है तो उसकी हिस्ट्री से लगता है कि उसको एक मेनिंगोसील रहा था जब वो पैदा हुआ होगा, और सर भी उसका थोड़ा सा हेड साइज, फोरहेड थोड़ा बड़ा लगता है, तो लगता है कि उसको हाइड्रोसेफेलस भी रहा होगा। तो बता रहा था कि बाद में मेरा ऑपरेशन हो गया था मेनिंगोसील का, और आए दिन उसको सिर में दर्द, वीकनेस और ये सब रहता है, तो अभी उसको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाता रहता है, और वहां से उसको कुछ दवाइयाँ डायरेटिक और कुछ देते रहते हैं उसमें एलोपैथ में। तो वो पूछ रहा था सर उसको आराम नहीं है, कुछ उसको हो सकता है उसके लिए, और उसका जो वेंट्रिकल्स में जो फ्लूइड अभी भी है उसको। मेनिंगोसील का है ना, आपके उसमें डालो, मैं कल ले लेता हूँ, उसको ठीक कर दूंगा, हो जाएगा। जी जी, परेशान भी है काफी। हाँ, ये नीतीश यादव आप डालो, आप रखो अपना। जी सर, सर मेरी वाइफ का ही केस है सर। मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, 7वां महीना चल रहा है, तो सर उनके हाथ पैर में धार रहता है और एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस रहता है सर बहुत ज्यादा। अच्छा जी सर। ठीक, तो आप एक काम करो, वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। आप क्या क्या दे चुके हो पहले ये मुझे बताओ। जी सर, अभी उन्होंने गर्भपाल रस में चला रहा हूँ ना शुरू से ही, और एक ये अपने दाढ़ी मास्टर शुरू बस सर, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और एक वो प्रेग यूटेरो आती है सर सांडू की, वो देता हूँ। ठीक है, ठीक, आप एक काम करो, उनको ब्लड प्रेशर तो नहीं रहता? नहीं सर, ब्लड बीपी लो रहता है सर, नॉर्मली बीपी लो रहता है हमेशा। अच्छा तब ठीक है, लिखो शतावरी 100 ग्राम। जी सर, शतावरी। जी सर आगे। मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम। जी सर। प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम। जी सर। ठीक है। जी सर।
और सत्य ग्लू 10 ग्राम। जी ये सब मिला के आधा चम्मच सुबह शाम खाओ, खिलाएं आराम से। और मोशन ठीक हो रहा है उनका रोज? हाँ सर, मोशन ठीक है सर, तो ठीक। कॉन्स्टिपेशन नहीं है। और फिर आराम से रहेंगी, कोई भी हाथ पैरों में जलन नहीं, कोई भी एसिडिटी नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है? ओके सर। ये सर आधा आधा चम्मच है, सर, आधा आधा चम्मच सुबह शाम। आधा आधा चम्मच सुबह शाम पानी से दे दो ना। ओके सर। सर अगर कब्जी रहती तो क्या दे सकते हैं? अगर कब्ज दें तो एरंटेल देते रहें, और जब तक डिलीवरी हो तब तक जो है वो छोड़े नहीं उसको, इतना देते रहें कि उनको आराम से मोशन हो, लूज मोशन ना हो। जी सर। और एक सर मैं भी उनको ये गोक्षुर घृत भी चालू करने की सोच रहा था, तो सर वो चालू कर सकता हूँ? कौन सा? गोक्षुर आदि घृत। क्यों सर वो इसमें 8वें 9वें महीने में गोक्षुर घृत का लिखा हुआ है ना सर? हाँ वो लिखा है, वो आप कर सकते हो, लेकिन अभी उनकी ये जो थोड़ी सी अम्लपित्त की संप्राप्ति है, इसको थोड़ा सा ठीक होने दो उसके बाद। ओके सर, ठीक। सर एक पेशेंट में हमने ये एरेंड तेल दिया था और उसका 6 मंथ्स में अबॉर्शन हो गया था, तो इसकी वजह से तो नहीं हो गया सर? 6 मंथ में एबॉर्शन? जी डॉक्टर साहब, थोड़े दिन उसको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम थी, तो मैंने लगातार कुछ दिन दे दिया था उसको। हाँ। और जैसे ये भी स्टिमुलेट करता है ना सॉफ्ट मसल्स को, तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट तो नहीं हो गए थे उसकी वजह से कहीं? ना 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 ना, एरंटेल की वजह से एबॉर्शन नहीं हुआ। कितनी मात्रा में दिया था मैडम? 10 ml दिया था मैंने मुझे। तो नहीं होना चाहिए। नहीं, उसकी वजह से नहीं। अगर हाई डोज में दें और उसको अगर कहीं बहुत ज्यादा विरेचन हो जाए तो मानते हैं कि वायु प्रकोपित होके फिर जो है ऐसी विरेचन की कोई कंप्लेंट नहीं की थी डॉक्टर साहब कि बहुत ज्यादा कोई विरेचन हुआ, लेकिन अबॉर्शन हो गया फिर बाद में। सर जैसे पपीता भी सामान्य एक मान्यता है समाज में कि पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए, और पपीते को एरंड का भाई माना जाता है, एरंड ककड़ी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो उस लिहाज से मतलब मन में शंका एक आ रही है। वैसे तो आप निवारण कर रहे हो? ऐसे अभी तक तो मेरे साथ में तो ऐसा नहीं हुआ है, डॉक्टर साहब के साथ में हो गया ऐसा। देखते हैं। लास्ट मंथ में डॉक्टर देते हैं, 9 मंथ में तो दे ही देते हैं, कैस्ट्रॉल दिया ही जाता है। अब एरंटेल का तो इतना बड़ा है, इसमें तो कहीं पर ऐसा नहीं लिखा, जबकि इतनी किताबों में है, लेकिन ऐसा है नहीं उसका कोई एरंटेल। उसके बाद सर हमने दोबारा नहीं दिया कभी। डर बैठ गया। हर किसी मरीज में ऐसा थोड़ी ना होता है कि एरंटेल, तो आज तक हमने कितने जो मतलब कहना चाहिए कंसीव करा के फिर उनको अपनी तरफ से दे दिया है कि शतावरी एरंटेल लेते रहना। खैर सर वैसे प्रेगनेंसी के लिए आप क्या करेंगे इसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह अगर रहता है तो? सेफ कौन सा? भावना पंजाकुलम ले मैडम, बहुत सेफ है। हमारे यहाँ मैडम चलाती है अपने हर मरीज। भावना पंजाकुलम कैप्सूल आता है, एसकेएम का है कैप्सूल है, जैसे गंधर्वस्था आदि कैप्सूल आता है, ऐसे ही भावना पंजाकुलम आता है, एसकेएम का ही है। मैडम चलाती हैं इसको अपने लगभग हर कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज। सर इसके नाम समझ में नहीं आ रहा, एसकेएम का भावना पंजाकुलम क्या है? हाँ, भावना पंजाकुलम एक कैप्सूल देती हैं रात में। ग्रुप पे डाल दो सर। मैं डाल दूंगा, मैं डाल दूंगा। हरिओम सर जी, ये जो स्वामला होता है, क्या ये नुकसान करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? स्वामला जो उसका आ रहा है, क्या कहते हैं, लूपापेश्वर का? हाँ, ये क्या करता है? ये नुकसान तो नहीं करता फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? अगर कोई फीमेल मतलब प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट 3 या 4 महीने के बीच में खाती है, फर्स्ट 3 और 4 मंथ में? नहीं, स्वामला तो खैर उसमें नहीं वो नुकसान नहीं करता है, लेकिन उसको स्वामला को ज्यादा, क्योंकि उसमें जो आंवला होता है ना, वो आंवला जो है थोड़ा सा शीत होता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करा जाता है। अच्छा, वैसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा कि अबॉर्शन हो जाएगा? वैसा कोई साइड इफेक्ट नहीं। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, अच्छा फिर है जी, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी। प्रणाम नमस्कार सर। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार। जय हिंद। आपका मुस्कुराता चेहरा देखते मजा आ जाता है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि।